बगल में खड़ा जनरल वो इतना डरा हुआ था कि मानो उसकी जान ही निकल गई हो। मैडम निंग मर गई। वह न्यूवान प्रांत के गवर्नर की पत्नी थीं। अगर वह वानपिंग टाउन में मर जाती हैं जहां वह तैनात था तो क्या वह खुद जिंदा बच पाएगा? अगर वह बच भी गया तो उसका सैन्य करियर वहीं खत्म हो जाएगा। फार्मासिस्ट छोटा बा अभी भी अग्नि पर तंज कस रहा था। तुम उन्हें ठीक कर सकती हो। तुम खुद को समझती क्या हो कि तुम उन्हें ठीक कर लोगी? मैडम निंग पहले ही मर चुकी हैं। भले ही वह मर गई हो, मैं उसे मौत के मुंह से खींचकर वापस ला सकती हूँ, अग्नि ने शांत स्वर में कहा। तुम पागल हो। अगर तुम उन्हें ठीक कर दो तो मैं आज से तुम्हारा दवा का चेला बन जाऊंगा और तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। अग्नि ने तंज कसा। ये बात तुमने खुद कही है। ये कहते हुए वह मैडम निंग के पास गई और अपनी त्योरियां चढ़ाकर उनकी जांच करने लगी। निंग चेनेक्सी किसी डूबते हुए इंसान की तरह तिनके का सहारा ढूंढ रहा था। उसने अग्नि को घूरते हुए देखा। वह कैसी हैं? मेरी माँ वह कैसी हैं? निंग चेनेक्सी बहुत चिढ़ा हुआ था। उसे फार्मासिस्ट छोटे बा से पूछने के बजाय उसे ही इलाज करने देना चाहिए था। वह पागल हो रहा था। अगर उसकी मियागर ने वक्त बर्बाद न किया होता तो मुझे 80% यकीन होता, लेकिन अब मुझे सिर्फ 50% यकीन है। इलाज करना है या नहीं? अग्नि ने निंग चेनेक्सी को गहराई से देखा। अगर हम उनका इलाज नहीं करते हैं तो मैडम निंग 3 मिनट में मर जाएंगी, लेकिन अगर हम उनका इलाज करते हैं तो तुम में से कोई भी पूरी प्रक्रिया के दौरान मेरे काम में दखल नहीं दे सकता। अब मुझे जवाब दो, इलाज करना है या नहीं? उनका इलाज करो। निंग चेनेक्सी ने किसी और के बोलने से पहले तुरंत कहा। इलाज करो, इलाज करो, इलाज करो। माँ तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती हैं। अगर वह अभी भी होश में होती तो वह निश्चित रूप से इलाज के लिए मान जाती। मैडम यान के होंठ फड़फड़ाए, लेकिन अंत में वे चुप ही रहीं। दवासाज ने पहले ही उन्हें सबसे बुरे के लिए तैयार रहने को कह दिया था। वे बेबस थे, बस उम्मीद की एक किरण ढूंढ रहे थे। माँ को बचाना है या बच्चे को? अग्नि ने फिर पूछा। ये सवाल सुनकर निंग चेनेक्सी मन ही मन खुश हुआ, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे खुद पर पूरा यकीन था। निंग चेनेक्सी ने अग्नि के चेहरे के भाव देखे और जल्दी से अपना फैसला सुनाया। अगर मुमकिन हो तो कृपया मेरी माँ की जान बचाने की पूरी कोशिश करना। लगातार आ रहे झटकों की वजह से बचाव कार्य एक खुली घास वाली जगह पर शुरू किया गया। बांस का इस्तेमाल करके चारों तरफ एक साधारण सा तंबू बनाया गया। अग्नि की नज़रें मैडम यान और यान यान के चेहरों पर गईं। जैसे ही वह कुछ बोलने वाली थी, मैडम यान ने मैडम निंग का हाथ पकड़ लिया। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाऊंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैडम निंग सच में मर जाएंगी। अग्नि ने उन्हें ठंडी नज़रों से देखा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ रुक नहीं सकती, लेकिन कृपया किसी भी तरह की चीख पुकार मत मचाइएगा। मैडम यान ने जल्दी से सिर हिलाया। क्या मैडम यान को अग्नि पर भरोसा है? सच कहा जाए तो मैडम यान को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इस वक्त उनका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका है और वह लगभग बेजान सी हो गई हैं। अग्नि ने अब और देरी नहीं की। उसने च्यूलिंग से फर्स्ट एड किट ली, उसमें से सफ़ेद पाउडर का एक पैकेट निकाला और च्यूलिंग को निर्देश दिया, ये खून रोकने वाली दवा है। आधी बाहर घाव पर लगाओ और आधी अंदर से पिलाओ। हाँ, पिछले कुछ सालों में च्यूलिंग को अग्नि ने ही प्रशिक्षित किया था, इसलिए वह जल्दी ही अग्नि का मतलब समझ गई। मेरी चाची पहले ही बेजान हो चुकी हैं, वह भला दवा कैसे खा सकती हैं? यान यान ने अग्नि को घूरा। क्या ये लड़की बेवकूफ़ है? क्या वह सच में उन्हें ठीक कर सकती है? अग्नि इतनी व्यस्त थी कि उसने यान यान की तरफ देखा तक नहीं। जब च्यूलिंग पानी लेकर आई तो उसने अचानक अपनी उंगली से मैडम निंग के दिल पर एक हल्की सी थपकी दी। तुम मेरी चाची की लाश को इस तरह कैसे तड़पा सकती हो? यान यान गुस्से में चिल्लाए। खांसी खांसी। जैसे ही यान यान आगे बढ़ने वाली थी, उसने सुना कि मैडम निंग, जिन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, खून खांस रही हैं। क्या वह जाग गई हैं? तभी यान यान ने देखा कि मैडम निंग की छाती में 3 सोने की सुइयां चुभी हुई थीं और सुइयों के सिरे अभी भी कांप रहे थे। मुझे क्या हुआ है? मैडम निंग बहुत कमजोर थी, उनकी आवाज़ पंख जैसी हल्की और धीमी थी। उन्होंने अग्नि की तरफ देखा और कड़वी मुस्कान के साथ बोली, मैंने तो ये सपना भी देख लिया था कि मैं मर गई हूँ। मैं बेबसी के पुल पर गई, मेन पो सूप का एक कटोरा लिया और उसे पीने ही वाली थी कि तभी तुमने अचानक मुझे जगा दिया। मैडम यान ने मैडम निंग का हाथ कसकर पकड़ लिया, उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वास्तव में दवासाज ने अभी अभी घोषणा की थी कि वह मर चुकी हैं। अग्नि ने कहा, मैडम निंग, अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी अपनी ऊर्जा को बचा कर रखना है, इसलिए अपनी आंखें बंद करें और थोड़ी देर आराम करें। मैं बाकी सब संभाल लूंगी। दरवाजे के बाहर खड़े निंग चेनेक्सी और जनरल वू को मैडम निंग की आवाज़ ऐसे सुनाई दी मानो वे कोई ईश्वरीय संगीत सुन रहे हों। वह सच में बच गई। फार्मासिस्ट छोटा बा अविश्वास में अपनी आंखें फाड़े घूर रहा था। ये कैसे मुमकिन है? उसकी सांस नहीं चल रही थी, नब्ज रुक चुकी थी, वह साफ तौर पर मर चुकी थी, वह पूरी तरह से मर चुकी थी।
इस वक्त मैडम निंग ने अग्नि का हाथ पकड़ा और कहा, अगर मुमकिन हो तो मेरे बच्चों को बचा लेना, कृपया मुझसे वादा करो। अग्नि ने सिर हिलाया, सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि मैं आपकी भी जान बचा सकती हूँ, कृपया चिंता मत कीजिए। जब वे बात कर रहे थे तभी एक झटके की आवाज आई और अग्नि के हाथ में मौजूद खंजर ने मैडम निंग की छाती पर चीरा लगा दिया। पफ, खून के छींटे उड़े और यान यान का चेहरा खून से सन गया। तुमने ये जानबूझकर किया है। यान यान ने अग्नि को घूरा। वह कुछ बोलना चाहती थी लेकिन मैडम यान ने जल्दी से उसका मुंह ढक दिया और उसे चेतावनी भरी नजरों से घूरने लगी। इस वक्त अग्नि की फुर्तीली उंगलियां उनके दिल की गहराई तक जा रही थीं और उसकी उंगलियों से एक हल्की हरी रोशनी निकल रही थी जो कीमियागरों की एक खास हीलिंग लाइट होती है। मैडम यान का टूटा हुआ दिल आंखों के सामने ही तेजी से ठीक होने लगा। समय अब अग्नि का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए इससे पहले कि सारी पसलियां पूरी तरह से ठीक हो पाती, अग्नि ने तेजी से मैडम यान की छाती को टांके लगाकर बंद कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया में 1 मिनट से भी कम समय लगा। बस इतना ही। मैडम यान ने अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए अग्नि को घूरा। उन्होंने केवल अग्नि के हाथ को मैडम निंग की छाती पर कुछ इशारे करते हुए देखा और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, सब खत्म हो चुका था। अग्नि ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, इसके बजाय उसके हाथ का खंजर अब मैडम निंग के सूजे हुए पेट की तरफ इशारा कर रहा था। तुम क्या कर रही हो? मैडम यान सदमे में चिल्ला उठी। क्या वह किसी को मारने की कोशिश कर रही थी? अग्नि ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। किसी झींगुर के पंख जितना पतला वह खंजर घाव के आर पार चला गया, जो बहुत लंबा नहीं था। फिर अग्नि ने वह खंजर एक तरफ खड़ी च्यूलिंग को थमा दिया। उसने अपने दोनों हाथ मैडम निंग के पेट में डाल दिए। यान यान डर गई। वे इतने क्रूर और निर्दयी कैसे हो सकते हैं? वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए वह मुड़ी और उसे उल्टी आ गई। मैडम यान ने अग्नि को गहराई से देखा। क्या उसे सच में लगता है कि वह इस तरह बच्चे को बाहर निकाल सकती है? क्या वह पागल हो गई है? मैडम यान का अंदाजा सही था। अगले ही सेकंड अग्नि ने अपने हाथों में एक गोल मटोल सा बच्चा थाम रखा था। उसने मैडम यान की तरफ देखा और कहा, बच्चे को कपड़े में लपेटो। ओह ओह, मैडम यान का दिमाग अग्नि की इस हरकत से सुन्न पड़ गया था। तभी उन्हें होश आया और उन्होंने जल्दी से अपने द्वारा तैयार किए गए कपड़े निकाले और उस नीले बैंगनी पड़े बच्चे को उन कपड़ों में लपेट दिया। लेकिन ये रो क्यों नहीं रहा है? मैडम निंग ने बच्चे की नाक के पास अपनी उंगली रखी, उसकी सांस नहीं चल रही थी। मैडम यान घबरा गईं और उन्होंने बच्चे की नब्ज जांची। अभी भी कोई हलचल नहीं थी। मरा हुआ बच्चा, ये तो मरा हुआ बच्चा है। मैडम यान तुरंत डर गईं और उनके हाथ ढीले पड़ गए। बच्चा लगभग उनके हाथ से फिसलने ही वाला था। तुम तो फायदे से ज्यादा मुसीबत हो। अग्नि ने एक लंबी सांस ली और मैडम यान को सख्ती से घूरा। अगर तुमने इसे नीचे गिरा दिया होता तो ये सचमुच मरा हुआ बच्चा बन जाता। लेखक का नोट, 4 अध्याय पूरे हो गए। अगले एपिसोड का प्रीव्यू। क्या आपको लगता है कि मेल लीड सामने आएगा? हाँ, मैं आपको नहीं बता रही। अग्नि ने मैडम यान को घूरा, लेकिन उसके हाथ तेजी से चले और उसने जल्दी से मैडम निंग के गर्भ से एक और बच्चा बाहर निकाला। मैडम निंग ने अग्नि के हाथ को गहराई से देखा और फिर हैरानी से चिल्लाई, ये सच में एक बच्ची है। ये सच में गर्भनाल उसकी गर्दन के चारों तरफ लिपटी हुई है। तुम। इस लड़की ने ये नतीजा निकालने से पहले अपनी बहन की नब्ज भी नहीं देखी थी और अब जो कुछ भी हो रहा है वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने कहा था। क्या ये सच में महज एक इत्तेफाक है? अग्नि ने उस छोटी सी बिल्ली के बच्चे जैसी दिखने वाली बच्ची को च्यूलिंग द्वारा तैयार किए गए कपड़ों में लपेटा और फिर जल्दी से मैडम निंग के पेट के घाव पर टांके लगा दिए। इनमें से कोई भी बच्चा रो नहीं रहा है। मैडम यान पहले मैडम निंग की हालत से हैरान थी, फिर अग्नि के इलाज के तरीके से, और अब वह पूरी तरह से उलझन में थी। उन्होंने तरस खाती नज़रों से अग्नि को देखा। हमें क्या करना चाहिए? ये दोनों बच्चे। खुद मैडम यान को भी इस बात का एहसास नहीं था कि अब उन्हें अग्नि पर पूरा भरोसा हो गया है। अग्नि के हाथ में अब 5 सोने की सुइयां थीं और ध्यान से देखने पर पता चला कि सभी सुइयां पहले से ही उस बच्ची के शरीर में चुभी हुई थीं। सिर, गला, दिल, पेट, नाभि। फिर अग्नि ने अपना हाथ हिलाया और वे 5 सोने की सुइयां जोरों से कांपने लगीं। अगले ही सेकंड, वाह, बच्ची रोने लगी। वह कमजोर थी, इसलिए जब वह रोती थी तो ये बस बिल्ली के बच्चे की तरह एक हल्की सी आवाज जैसी लगती थी। अग्नि ने मैडम यान की गोद से बच्चे को लिया, उसमें 2 सोने की सुइयां चुभाईं और वह बच्चा भी जोर जोर से रोने लगा। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। मैडम निंग ने अग्नि की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अग्नि ने दोनों बच्चों को मैडम निंग के पास लिटा दिया, एक लंबी सांस छोड़ी और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, दोनों बच्चे बच गए हैं। यह असंभव है। अंदर बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर थोड़ी वाला वह कीमियागर पूरी तरह से अवाक रह गया। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? जब फार्मासिस्ट छोटा बा अंदर भागा तो वह लंबे लंबे डग भरता हुआ मैडम निंग के पास गया।
मैडम निंग की तरफ देखकर, जिनकी सांसें तो कमजोर थीं लेकिन उन्हें होश आ गया था, और फिर उन दो रोते हुए नवजात बच्चों को देखकर छोटे किमियागर का दिमाग सुनना पड़ गया। उसने अविश्वास में मैडम निंग की नब्ज जांची, उसके चेहरे पर हैरानी और अनिश्चितता के भाव थे। दिल के पास की पसलियां ठीक हो गई हैं, दिल का घाव भर गया है, निचले शरीर से होने वाला रक्तस्राव रुक गया है और दोनों बच्चों की सुरक्षित डिलीवरी हो गई है। ये फार्मासिस्ट छोटे बा ने अग्नि को ऐसी नज़रों से घूरा मानो वह किसी भूत को देख रहा हो। ये कैसे मुमकिन है? मेरे दादाजी भी ऐसा नहीं कर सकते थे। तुम कौन हो? मैडम यान और यान यान दोनों अग्नि को बहुत ही रहस्यमयी नज़रों से देख रही थीं। आखिर वह थी कौन? दरवाजे के बाहर फैंग ईरान और रिया को ये खबर मिली और वे सन खड़े रह गए। ये कैसे मुमकिन है? वह कैसे? क्या उसकी चिकित्सा विद्या सच में इतनी अच्छी है? रिया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखों में अविश्वास भरा था और उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि अग्नि के पास ऐसा चिकित्सा कौशल है। फैंग ईरान ने भी त्योरियां चढ़ाईं। उस वक्त मैंने सुना था कि उसके पास कुछ बहुत ही कीमती गोलियां थीं। तो ये बात है। रिया, जो अब तक खुद को धोखा दे रही थी, उसे आखिरकार एक कारण मिल ही गया। उसने तंज कसते हुए कहा, कोई अचरज नहीं कि वह मैडम यान को ठीक कर पाए। ये सब उन गोलियों का कमाल था, न कि उसकी अपनी मेहनत का। फैंग ईरान ने कुछ अनिश्चितता के साथ सिर हिलाया। तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट से धरती बुरी तरह कांप उठी। अग्नि के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और वह जितनी तेजी से हो सके बाहर भागी। सचमुच, वानपिंग टाउन के घर आंखों के सामने ही तेजी से ढह रहे थे। जैसे ही घर गिरे, चारों तरफ चीख पुकार मच गई, जिससे यह अंदाजा लगाना आसान था कि भूकंप की वजह से वानपिंग टाउन के कितने ग्रामीण मलबे में दब गए थे। वे कहाँ हैं? सब लोग कहाँ गए? अग्नि ने हैरानी से चिल्लाकर कहा। जनरल वू ने अपना सिर सहलाया। मॉन्स्टर टाइड आ चुकी है और नगर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही है। स्थिति बहुत गंभीर है, इसलिए सभी सैनिक नगर के दरवाजे की रक्षा करने गए हैं। लोगों को बचाने के लिए यहाँ कोई अतिरिक्त लोग नहीं हैं। निंग चेनेक्सी ने जल्दी से अपने पहरेदारों और नगरवासियों को घर के मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने पाया कि वे घावों से भरे हुए थे, उनकी सांसें उखड़ी हुई थीं और उन्हें बचाना साफ तौर पर नामुमकिन था। वानपिंग के नगर प्रमुख ने इस नज़ारे को उदासी भरे भाव से देखा। नगर के सभी फार्मासिस्टों को नगर के दरवाजे पर भेज दिया गया है, जहां अनगिनत सैनिकों को इलाज की जरूरत है। ये आम लोग। मौजूदा हालात को देखकर हर कोई पूरी तरह से निराश महसूस कर रहा था। जानवरों की लहर बहुत ताकतवर होती जा रही है। नीचे धरती के ड्रैगन लगातार लहरों की तरह उठ और गिर रहे हैं। बड़ी संख्या में सैनिकों और नागरिकों के घायल होने और फार्मासिस्टों व जड़ी बूटियों की कमी के चलते क्या सच में इस बार वानपिंग टाउन का विनाश तय है? क्या आपने मदद मांगने के लिए किसी को भेजा है? जब हर कोई घबराया हुआ था, तब अग्नि शांत और स्थिर रही। हमने लोगों के कई समूह भेजे हैं, लेकिन शहर को घेरने वाले जानवरों के झुंड की वजह से वे सभी मर चुके हैं। जनरल वू की आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं और उनकी मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थीं। ऊपर बैठे अधिकारियों को अभी तक ये नहीं पता कि हमारे कितने लोग मारे गए हैं। अगर हम ये संदेश अनपिंग सिटी तक पहुंचा सकें तो हमें कुमुक मिल सकती है। मैं जाऊंगा। निंग चेनेक्सी अपनी मर्जी से खड़ा हुआ। नहीं, जनरल वू ने सबसे पहले ऐतराज जताया। क्यों? युवा मास्टर निंग, आपकी जान बहुत कीमती है। इस तरह का काम मौत को बुलावा देने जैसा है। हम आपको ऐसा जोखिम कैसे लेने दे सकते हैं? मुझे जाना ही होगा क्योंकि मैं नगर प्रमुख का बेटा हूं। अगर मैं नहीं गया तो यहाँ हर कोई मारा जाएगा। अगर मैं गया तो शायद हमारे बचने की कोई उम्मीद हो। इसके अलावा अनपिंग का नगर प्रमुख मुझे जानता है। उस मामले में मेरी बराबरी कौन कर सकता है? जनरल वू। निंग चेनेक्सी मुड़ा और अग्नि से बोला, मेरी माँ की जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें फिर से धन्यवाद दूंगा। इसके साथ ही निंग चेनेक्सी मुड़ा और लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से चला गया। रुको, अग्नि ने निंग चेनेक्सी को पुकारा। जैसे ही वह मुड़ा, उसने उसकी तरफ एक्सोर्सिज्म पोशन की एक शीशी उछाली और शांत स्वर में बोली, एक्सोर्सिज्म पोशन। हालांकि यह तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन यह तुम्हारे लिए कुछ वक्त जरूर खरीद सकता है। बैनिशिंग पोशन ये बहुत कीमती औषधि है। खासकर मॉन्स्टर टाइड की घेराबंदी के दौरान यह एक और जिंदगी मिलने जैसा है। निंग चेनेक्सी ने अपनी आंखों में आंसू लिए अग्नि को देखा। मैं। अग्नि ने बिना किसी भाव के उसकी तरफ सिर हिलाया, फिर मुड़ी और बचाव दल में शामिल हो गई। निंग चेनेक्सी अपने ख्यालों से बाहर आया तो उसने पाया कि वह उसकी आंखों से पहले ही ओझल हो चुकी थी। निंग चेनेक्सी ने गहरी त्योरियां चढ़ाईं। हो सकता है कि वह इस सफ़र से कभी वापस न लौट पाए, लेकिन वह अभी भी उस लड़की का नाम नहीं जानता था जिससे वह प्यार करता है। उसे डर था कि वह पछतावे के साथ मर जाएगा। हालांकि जब उसने थोड़ी ही दूर पर फैंग ईरान को देखा तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। अगर उसे कोई गलतफहमी नहीं थी तो उनका रिश्ता काफ़ी करीब का था, इसलिए उसका नाम
निंग चेनिक्सी ने पूछा। रिया ये सब देख रही थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि निंग चेनिक्सी किसके बारे में पूछ रहा है। यह असंभव था कि उसे जलन न हो। अग्नि ने मैडम निंग की जान बचाई, साथ ही उनके दोनों बच्चों की भी, और यह साफ दिख रहा है कि निंग चेनिक्सी के दिल में उसके लिए कुछ भावनाएं हैं। इसलिए इससे पहले कि फैंग येरान जवाब दे पाता, मानो किसी भूत के साए में हो, रिया के मुंह से अचानक निकल पड़ा, रिया। निंग चेनिक्सी ने त्योरियां चढ़ाईं। उसका नाम रिया है। सबसे मुश्किल शब्द कह लेने के बाद रिया अपने झूठ को छिपाने में और भी ज्यादा माहिर हो गई थी। राजधानी के फैंग परिवार की छठी युवा मालकिन रिया। तुम्हारा शुक्रिया। निंग चेनिक्सी ने मुट्ठी बांधकर रिया का अभिवादन किया, फिर मुड़ा और लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से चला गया। रिया कितना प्यारा नाम है। एक बार जब हम यहाँ से सुरक्षित निकल जाएंगे तो मैं माँ को शादी का प्रस्ताव लेकर फैंग परिवार के पास भेजूंगा। निंग चेनिक्सी खुशी से मुस्कुराया। निंग चेनिक्सी को जाते देख फैंग येरान के चेहरे के भाव तुरंत बेहद खौफनाक हो गए। रिया। फैंग येरान ने रिया को घूरा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने बेवकूफ़ी भरे बहाने से किसे बेवकूफ़ बना सकती हो? यह उन्हें कब तक बेवकूफ़ बना पाएगा? मैं जब तक हो सकेगा उन्हें बेवकूफ़ बनाती रहूंगी। वैसे भी अगर निंग परिवार बाद में अग्नि को धन्यवाद देना चाहेगा तो उन्हें मेरे पास आना होगा। मैं बस उनके इस एहसान को ठुकरा दूंगी। मैं अग्नि को ऐसे ही आसानी से नहीं जाने दूंगी, रिया ने लापरवाही से कहा। फैंग येरान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अग्नि पूरी तरह से लोगों को बचाने में मग्न थी और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि रिया ने उसकी कड़ी मेहनत का फल चुरा लिया है। निंग चेनिक्सी शहर की दीवार पर खड़ा हुआ, अपना सिर पीछे की तरफ झुकाया और एक्सोर्सिज्म पोशन पी लिया। अगले ही पल वह बिजली की रफ्तार से जानवरों के घने झुंड की तरफ दौड़ पड़ा। जब वह वहां से गुजरा तो एक पल के लिए सारे जानवर उस पर हमला करना भूल गए। वह एक पल निंग चेनिक्सी के लिए काफी था। शूश शूश। निंग चेनिक्सी ने अपनी जिंदगी की सबसे तेज रफ्तार पकड़ी और इतने बड़े खतरे के बीच उस मॉन्स्टर टाइड में जा घुसा। जब जानवरों को समझ में आया कि क्या हो रहा है तो वे एक उफनती हुई लहर की तरह आगे बढ़े और लगातार उसका पीछा करने लगे, जबकि निंग चेनिक्सी जान हथेली पर रखकर आगे भाग रहा था। रास्ते में सड़क के दोनों ओर मौजूद पुराने पेड़ तेजी से पीछे छूट रहे थे, जबकि जानवर निंग चेनिक्सी के करीब और करीब आते जा रहे थे। वे बस उसे पकड़ने ही वाले थे। ठीक इसी बेहद खतरनाक पल में, अरे बॉस विक्रम, आप सही कह रहे थे। यहाँ तो मॉन्स्टर टाइड आई हुई है। अगर अग्नि यहाँ होती तो वह निश्चित रूप से तुरंत समझ जाती कि यह इंसान कौन है। समर, फैंग परिवार का युवा राजकुमार। ऊंची पहाड़ी पर समर, हुआन यी और युवराज विक्रम अपने अपने ऊंचे घोड़ों पर सवार थे और नीचे सड़क पर एक शख्स को अपनी जान बचाकर भागते हुए देख रहे थे, जिसका जादुई जानवरों का एक घना झुंड पागलों की तरह पीछा कर रहा था। समर हंसा और बोला, ऐसा कौन बदकिस्मत इंसान है जिसका जानवरों की इतनी बड़ी लहर पीछा कर रही है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1 मिनट के अंदर यह बेचारा लड़का इस मॉन्स्टर टाइड से घिर जाएगा। विक्रम ने शांत नजरों से समर की तरफ देखा। तुम जाकर उस इंसान को बचा सकते हो। समर ने अपनी नाक रगड़ी। बॉस विक्रम, वहां बहुत सारे जादुई जानवर हैं, मैं उन सबको नहीं हरा सकता। लोगों को बचाना बहुत जोखिम भरा काम है, ऐसा न हो कि मेरी ही जान चली जाए। तुम्हें इस बात का पछतावा होगा, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। पछतावा? मुझे क्यों पछतावा होगा? ये नौजवान जितना करीब आ रहा है उतना ही जाना पहचाना लग रहा है। समर ने अपनी गर्दन आगे की। हुआन यी ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने ये चेहरा पहले देखा है। ओह माय गॉड। जैसे ही वे करीब आए, समर अचानक चिल्ला उठा। ये केवल जाना पहचाना नहीं था, ये तो उसका अपना चचेरा भाई था जिससे वह कुछ ही समय पहले मिला था। कोई आश्चर्य नहीं कि बॉस विक्रम ने उसे उस इंसान को बचाने के लिए कहा था, वरना उसे पछताना पड़ता। चेनिक्सी, निंग चेनिक्सी। समर अपने घोड़े के साथ उस ऊंची पहाड़ी से नीचे की तरफ दौड़ा। इस वक्त निंग चेनिक्सी बहुत घबराया हुआ था। अगर जादुई जानवरों का एक बड़ा झुंड किसी का लगातार पीछा कर रहा हो और वे करीब आते जा रहे हों तो कोई भी बेचैन हो जाएगा। ये जानी पहचानी आवाज़ सुनकर निंग चेनिक्सी को लगा मानो वह कोई ईश्वरीय संगीत सुन रहा हो। क्या वह इतना निराश हो चुका था कि उसे भ्रम होने लगे थे? निंग चेनिक्सी। समर पलक झपकते ही वहां पहुंच गया। तुमने जादुई जानवरों की इतनी बड़ी लहर को कैसे भड़का दिया? क्या तुम मरना चाहते हो? निंग चेनिक्सी ने दाईं और ऊपर की तरफ देखा और एक जानी पहचानी आकृति को अपनी तरफ दौड़ते हुए पाया। आहे, हमेशा कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है। निंग चेनिक्सी यह सोच ही रहा था कि समर और बाकी लोग अभी भी एनपिंग सिटी में होंगे या नहीं कि तभी अचानक रास्ते में उनकी मुलाकात हो गई। अब जब समर आ गया था तो भला हुआन ये मदद के लिए कैसे नहीं आता? नीचे चल रही इस लंबी लड़ाई को देखकर विक्रम को अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, एक ऐसी बेचैनी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। तुरंत उसने अपने दोनों हाथों से एक मुद्रा बनाई और अगले ही पल
रंबल, आसमान में बिजली चमकी और बादल गरजे और अनगिनत बिजलियां हवा से किसी उफनती लहर की तरह नीचे गिरी और उन जानवरों पर जा टकराईं। जानवरों का वह झुंड, जो कुछ ही पलों पहले इतना खूंखार था और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त था, पल भर में 1/3 तक खत्म हो गया। सारे जानवर अवाक रह गए और अनजाने में ही उन्होंने पहाड़ी पर खड़े उस भगवान जैसे काले कपड़े पहने हुए नौजवान की तरफ देखा। बिजली की ताकत। विक्रम ने एक और खौफनाक चाल चली। रंबल, अनगिनत बिजलियां पागलों की तरह चमकने लगी और हवा में चांदी के सांप नाचने लगे। बिजली की चमक के नीचे डर के मारे जानवरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे वहां रुकने की हिम्मत कैसे कर सकते थे। एक चीख के साथ वे सब मुड़े और वापस भागने लगे। पलक झपकते ही जमीन पर जले हुए और मरे पड़े जानवरों के ढेर को छोड़कर बाकी जितने भी जानवर भाग सकते थे भाग गए। निंग चेनिक्सी अपने सामने चल रहे इस नज़ारे को खाली आंखों से घूर रहा था। ये जादुई जानवर लगातार उसका पीछा कर रहे थे और उन्होंने उसकी जान को भारी खतरे में डाल दिया था, लेकिन युवराज ने बस अपना हाथ उठाया और 2 से भी कम चालों में उन सभी का नामो निशान मिटा दिया। हम सब एक ही उम्र के हैं। क्या इंसानों के बीच इतना बड़ा फर्क हो सकता है? समर को वहां अवाक खड़ा देखकर उसने तुरंत उसके कंधे को थपथपाया। बेवकूफ़ लड़के, अभी भी वहीं खड़े हो। जल्दी करो और मदद के लिए बुलाओ। बॉस विक्रम। निंग चेनिक्सी ने विक्रम को सम्मान और प्रशंसा भरी नज़रों से देखा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। विक्रम ने अपना हाथ हिलाया। क्या हुआ था? विक्रम को खुद से बात करते देख निंग चेनिक्सी अपनी खुशी नहीं रोक पाया। वह जितना ज़्यादा उत्साहित होता गया उतनी ही तेजी से वह बोलने लगा। 2 मिनट से भी कम समय में उसने पूरी कहानी सुना दी। जिस लड़की ने तुम्हारी माँ की जान बचाई, उसका नाम रिया है। निंग चेनिक्सी ने उत्साह से चिल्लाकर कहा, भाइयों, मुझे आखिरकार वह लड़की मिल गई है जिससे मैं प्यार करता हूँ। ये सोचकर निंग चेनिक्सी ने अचानक युवराज विक्रम और बाकी लोगों को सतर्क नज़रों से देखा। रिया मेरी है, भाइयों, तुम उसे अपने छोटे भाई से नहीं छीन सकते। समर ने अपना कान खुजाया और अजीब सी आवाज़ में निंग चेनिक्सी से पूछा, तुमने अभी क्या कहा? उसका नाम क्या था? मैंने सब कुछ पता कर लिया है। उसका नाम रिया है, राजधानी के फैंग परिवार की छठी युवा मालकिन। निंग चेनिक्सी ने उत्साह से कहा। वह बेहद खूबसूरत है, सौम्य और दयालु है, शालीन और गरिमापूर्ण है, शांत और समझदार है। मैंने आज तक उससे बेहतर लड़की नहीं देखी। रिया। समर ने ऊपर देखा, एक अजीब सी नज़र से हुआन यी की तरफ देखा, फिर विक्रम की तरफ देखा और अंत में अभी भी हार मानने को तैयार न होते हुए निंग चेनिक्सी को घूरा और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हो उसका नाम रिया है? बिल्कुल, मिस रिया। निंग चेनिक्सी का गोरा चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, घर पर सब कुछ ठीक होने के बाद मैं अपनी माँ से फैंग परिवार के पास शादी का प्रस्ताव ले जाने के लिए कहूँगा। शादी का प्रस्ताव? समर की आंखें लगभग फड़क उठीं। हाँ, निंग चेनिक्सी ने उत्साह से अपनी मुट्ठी भींची। रिया मेरी सपनों की रानी है, मैं इस जन्म में उसके सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगा। विक्रम। एक सज्जन पुरुष के शब्द। हजारों मील का सफ़र एक छोटे से कदम से शुरू होता है। बेचारा युवा मास्टर निंग सच में बेवकूफ़ बन गया था। समर ने थोड़ी उलझन के साथ विक्रम की तरफ देखा। उनका सबसे बड़ा भाई, जो आमतौर पर अपने काम से काम रखता है और किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, उसके पास अब निंग चेनिक्सी को छेड़ने का फुर्सत है। हालांकि समर ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। अब उसका पूरा ध्यान निंग चेनिक्सी पर ही था। निंग चेनिक्सी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने इस जन्म में रिया के सिवा किसी और से शादी न करने की ठान ली है। क्या तुम जानते भी हो कि वह किस तरह की इंसान है? और तुम कह रहे हो कि तुम सिर्फ उसी से शादी करोगे। समर ने त्योरियां चढ़ाईं। उसके पास शब्द नहीं थे। वह लड़की रिया पूरी तरह से दुष्ट है। वह मतलबी है, नीच है, बिगड़ी हुई है और क्रूर है। निंग चेनिक्सी, जो अब तक थोड़ा शर्मिला लग रहा था, ये सुनते ही तुरंत उछल पड़ा और उसने समर को गुस्से से घूरा। चचेरे भाई, तुम किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई कैसे कर सकते हो? मैं गारंटी देता हूं कि रिया बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा तुम बता रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वह बहुत ही अच्छी लड़की है। समर निंग चेनिक्सी की बातों से लगभग पागल हो चुका था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और निंग चेनिक्सी के सिर पर हल्की सी चपत लगाई। क्या तुम अंधे हो? तुमने सच में अपनी आंखों से देखा है। रिया फैंग परिवार की छठी युवा मालकिन है। वह पहले अग्नि की पीछे पीछे घूमने वाली चमची हुआ करती थी, लेकिन जब अग्नि अपाहिज हो गई तो उसने न केवल उसे मुसीबत में लात मारी, बल्कि अग्नि को जान से मारने की भी कोशिश की। तुम सच में कह रहे हो कि ऐसी खूंखार औरत बहुत अच्छी है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? चचेरे भाई। निंग चेनिक्सी की आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं जब उसने गंभीरता और सख्ती से कहा, तुम मेरे चचेरे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा रिया के बारे में कुछ भी बुरा कहने की हिम्मत की तो हम भाई भी नहीं रहेंगे।
समर आग बबूला हो गया, उसका मन कर रहा था कि वह अपने इस अंधे चचेरे भाई को थप्पड़ मारकर मार डाले। तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो। मैं पागल नहीं हूँ, वह सबसे अच्छी है, सबसे बेहतरीन। मैं तुम में से किसी को भी उसके बारे में कुछ भी बुरा कहने की इजाज़त नहीं दूंगा। मैंने उससे शादी करने का मन बना लिया है और तुम में से कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। चचेरे भाई, भले ही तुम हमें अपना आशीर्वाद न दो, लेकिन कृपया हमारा सम्मान करो, निंग चेनिक्सी ने सच्चे गुस्से के साथ कहा। समर गुस्से से पागल हो रहा था। विक्रम ने समर को ठंडी नज़रों से देखा और कहा, तुम बहुत ज़्यादा दखलंदाजी कर रहे हो। समर पहले ही अपनी सांसें रोके हुए था और जब विक्रम ने ऐसा कहा तो वह लगभग बेहोश ही होने वाला था। समर ने निंग चेनेक्सी को घूरा। ठीक है, मैं बस तुम्हारी फिक्र कर रहा था। तुम रिया से शादी करना चाहते हो, है ना? तो जाओ और उससे शादी कर लो, तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। निंग चेनिक्सी ने समर को घूरा, उसके गाल फूले हुए थे। हम बहुत खुश रहेंगे। समर ने अपना हाथ हिलाया। क्या तुम एनपिंग सिटी को मुख लेने नहीं जा रहे थे? जल्दी जाओ। लेकिन चचेरे भाई, जब तुम सब यहाँ हो तो कुमुख की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें अभी नहीं देखना चाहता, दफा हो जाओ यहाँ से। समर ने निंग चेनिक्सी को लात मारकर भगा दिया। निंग चेनिक्सी जल्दी से अपने घोड़े पर उछला और सर पर दौड़ पड़ा। जाते जाते उसने मुड़कर कहा, चचेरे भाई, तुम्हें सबसे पहले वानपिंग टाउन जाकर उन्हें बचाना होगा। माँ और मेरी रिया दोनों वहीं हैं, तुम्हें अपने छोटे भाई की खातिर उनकी रक्षा करनी होगी। मेरी रिया, ये बहुत घिनौना है। निंग चेनिक्सी को दूर जाते देख समर को सिरदर्द महसूस होने लगा। उसने अपने भाइयों की तरफ देखा और बोला, मुझे बताओ, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? विक्रम ने समर की तरफ देखा, कुछ नहीं कहा, लगाम खींची और एक लंबा, बर्फ जैसा सफ़ेद घोड़ा सबसे पहले वहां से दौड़ पड़ा। वानपिंग टाउन के हालात के बारे में सोचकर समर के पास ज़्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत लगाम कसी और विक्रम के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। अचानक उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। हे भगवान! हुआन जी ने समर की तरफ उलझन से देखा, तुम इतनी जल्दी क्यों घबरा जाते हो? चूंकि रिया वानपिंग टाउन में है तो अग्नि का क्या? हमने उसके भाई को राजधानी में घुसाने की योजना बनाई थी, इसलिए अग्नि निश्चित रूप से उसके साथ राजधानी जाएगी और बहुत मुमकिन है कि वह और रिया एक ही तरफ हों। तो विक्रम ने शांत स्वर में पूछा। लेखक का नोट, बाकी दिन के समय अपडेट किया जाएगा। सोने का समय हो गया है। शुभ रात्रि। तो समर ने अपना सिर खुजलाया। क्या होगा अगर हम अग्नि को देखेंगे? हमें क्या करना चाहिए? विक्रम के गहरे नैन नक्श, उसकी अथाह आंखें और उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। तुम असल में उससे डरते हो। समर ने विक्रम को घूरा। वह चिढ़ा हुआ था। हमने उसके भाई का अपहरण किया था और हमने ये छिपकर किया था जब वह नहीं देख रही थी। वह इस वक्त मुझे अपनी नंगी आंखों से गला घोंट देने के सपने देख रही होगी। ये कहते हुए समर ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। हुआन जी ने समर की तरफ देखा। तुम एक सम्मानित राजकुमार, क्या तुम उसके जैसी एक छोटी लड़की से डरते हो? तुम नहीं समझते। समर की साफ आंखों ने हुआन जी को घूरा। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि जब अग्नि चुप रहती थी और अपनी उन साफ काली सफ़ेद आंखों से तुम्हें घूरती थी तो क्या तुम्हें वह खौफनाक नहीं लगता था? हुआन जी ने अपनी ठुड्डी सहलाई, विक्रम की तरफ देखा और बोला, उसे औरा कहते हैं। बॉस विक्रम की तरह, जिसकी नज़रें किसी ठंडी तलवार की तरह तेज थीं, जो एक ऐसा खौफ पैदा करती थीं जो अजनबियों को दूर रहने की चेतावनी देती थीं और बिना किसी रहम के मार डालने का इशारा करती थीं। समर ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, कुल मिलाकर मुझे डर लगता है जब अग्नि की नज़र मुझ पर होती है। हम पर। विक्रम ने अपनी गहरी नज़रों से समर की तरफ देखा। समर दुखी लग रहा था। मैंने ही ये तरकीब निकाली थी। ओह, अगर अग्नि मुझे देखेगी तो क्या वह मुझे पीट पीट कर मार डालेगी? विक्रम के पतले होंठ हल्के से मुड़े जब वह बुदबुदाया, एक जीवन रक्षक एहसान। ये सुनकर समर ने तुरंत पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐलान किया, हाँ, ये सही है। अगर मैं उसकी जान बचा लूँ तो वह क्या कह सकती है? चलो चलें, हमें इस बार किसी भी कीमत पर उसे बचाना ही होगा। मैं पहले जा रहा हूँ। विक्रम बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो गया। भाई विक्रम मेरे लिए कितने अच्छे हैं, समर ने भावुक होकर बुदबुदाया जब वह विक्रम को देख रहा था, जो अब दूर बस एक छोटा सा काला बिंदु रह गया था। हुआन ही। समर बहुत भावुक था और उसने एक लंबी सांस ली। अग्नि को मेरा एहसानमंद बनाने के लिए बॉस विक्रम उसे बचाने के लिए आगे चले गए। अगर मेरी बात ना होती तो बॉस विक्रम खुद पहल करके किसी को क्यों बचाते? और वह अग्नि को क्यों बचाते, एक ऐसी लड़की जिसे वह पसंद भी नहीं करते? हाय, मैं बॉस विक्रम का कितना कर्जदार हूँ। हुआन यी की गहरी चमकती आंखों में शक की एक चमक कौंध गई, लेकिन समर ने उसकी तरफ उलझन में देखा। हुआन यी ने अपनी नाक छुई और कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि चीजें वैसी नहीं थी जैसी समर समझता था। लेकिन अगर बॉस विक्रम को अग्नि की फिक्र थी। हुआन यी ने अपना सिर हिलाया।
बॉस विक्रम कभी भी एक बेकार लड़की पर फिदा नहीं होंगे। ठीक उसी वक्त जब ये समूह वानपिंग टाउन की तरफ बढ़ रहा था, पूरा नगर जादुई जानवरों की एक भयानक लहर से घिर चुका था। निंग चेनिक्सी जानवरों के एक झुंड को अपने साथ ले गया था, लेकिन पहाड़ से और भी जानवर लगातार नीचे आ रहे थे। नतीजतन वानपिंग टाउन पर जानवरों का लगातार हमला हो रहा था। अगर ये सिर्फ जमीन पर चलने वाले जादुई जानवर होते जो नगर के दरवाजे को घेरे हुए थे, तो वे कुछ देर तक टिक सकते थे। हालांकि अब उड़ने वाले जादुई जानवर भी इसमें शामिल हो गए हैं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, उड़ने वाले जानवरों में बाज, चमगादड़ और शिकारी पक्षी अनगिनत संख्या में वानपिंग टाउन के ऊपर आसमान में छाए हुए थे और लगातार अपनी जादुई ताकतों से हमला कर रहे थे। क्लैप क्लैप क्लैप, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, वानपिंग का ये छोटा सा नगर इन चमकती रोशनियों के नीचे दिन की तरह रोशन हो गया था। जनरल वू का चेहरा बेहद खौफनाक था। वानपिंग टाउन एक महत्वपूर्ण नगर है, जहां एक बड़ी छावनी और एक रक्षात्मक घेरा मौजूद है। हालांकि अगर ये उड़ने वाले जादुई जानवर इस पर दोबारा हमला करते हैं, तो यह रक्षात्मक घेरा ज़्यादा देर तक उनके हमले को नहीं सह पाएगा और तब पूरा वानपिंग टाउन मिट्टी में मिल जाएगा। क्या किया जाए? वहां मौजूद हर कोई डरा हुआ और चिंतित लग रहा था। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, क्योंकि एक बार वानपिंग टाउन के पतन के बाद वहां मौजूद हर इंसान का विनाश तय था। वानपिंग टाउन में भूकंप की वजह से ज़्यादातर घर ढह गए थे। खुशकिस्मती से ज़्यादातर ग्रामीण बच निकलने में कामयाब रहे थे और केवल कुछ ही लोग मलबे के नीचे दबे थे। वानपिंग टाउन के निवासी शायद ऐसे नज़ारों के आदी थे, इसलिए उन्होंने खुद को बांट लिया। युवा और ताकतवर लोगों का एक समूह नगर के दरवाजे की रक्षा करने लगा, अधेड़ उम्र के लोगों का एक समूह मलबे में दबे घायलों को निकालने में लग गया और महिलाओं व बच्चों का एक और समूह घायलों की देखभाल करने लगा। सभी घायलों को एक बड़े और अस्थायी सैन्य तंबू में इकट्ठा किया गया था। जियांग युआन एक मध्य स्तर का कीमियागर और वानपिंग टाउन में तैनात एक सैन्य डॉक्टर है। वह जूनियर कीमियागरों के एक समूह का नेतृत्व करता है और इस समय लोगों की जान बचाने में व्यस्त है। वह एक के बाद एक घायलों को बाहर लाते हुए देख रहा था और उसकी आंखों में दुख साफ झलक रहा था। बाहर नगर की दीवारों पर अभी भी अनगिनत घायल पड़े हैं और अब निवासी भी घायल हो गए हैं। हम ये सब कैसे संभालेंगे? हम ये सब कैसे संभालेंगे? जियांग युआन ने उदास चेहरे के साथ कहा। वह चिंता में इधर उधर टहल रहा था। फार्मासिस्ट जियांग, क्या हमें सैनिकों को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? जियांग युआन के अधीन काम करने वाले ली नाम के एक जूनियर फार्मासिस्ट ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। अगर हम नगर के दरवाजे को बचा पाए तो हर कोई सुरक्षित रहेगा। अगर हम दरवाजा नहीं बचा पाए तो हम सब एक साथ मारे जाएंगे। भले ही हम इन नगरवासियों को बचा लें, वे फिर भी मर जाएंगे, है ना? इसलिए चलिए। नगर के दरवाजे पर छोटा बा नाम का एक फार्मासिस्ट मौजूद है। वह निश्चित रूप से घायलों को बचाने में सक्षम होगा। चूंकि उसने हमें यहाँ भेजा है, इसलिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम अब नगरवासियों को बचाना है। इसके अलावा ये नगरवासी पीढ़ियों से वानपिंग टाउन में रह रहे हैं और इस जमीन की रक्षा कर रहे हैं। वे गुमनाम नायक हैं। फार्मासिस्ट ली ने अपनी आवाज़ धीमी की। फार्मासिस्ट छोटा बा अभी अभी गुस्से में नगर के दरवाजे की तरफ गया है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। जियांग युआन ने झुंझलाते हुए कहा, इन बकवास बातों में वक्त बर्बाद करने के बजाय चलो जल्दी से लोगों की जान बचाते हैं। वानपिंग टाउन के निवासी वाकई बहुत अच्छे से प्रशिक्षित थे। अधेड़ उम्र के पुरुषों की टीम पूरे समय खामोश और शांत रही। भले ही मलबे के नीचे दबा इंसान उनका कोई गंभीर रूप से घायल रिश्तेदार ही क्यों न हो, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि लाल आंखों के साथ उस इंसान को सैन्य तंबू की तरफ ले गए। हाँ, फार्मासिस्ट ली ने स्ट्रेचर पर लाए जा रहे गंभीर रूप से घायल नगरवासियों की तरफ देखा और मदद के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि उनमें से हर एक की छाती पर कागज का एक टुकड़ा चिपका हुआ था। फार्मासिस्ट ली ने वह पर्ची उठाई और उसे धीरे से पढ़कर सुनाया, इंट्राक्रैनियल हेमरेज, खोपड़ी के अंदर रक्तस्राव, एक्यूपंक्चर से खून का बहना रोक दिया गया है। तिल्ली का फटना ठीक कर दिया गया है, तुरंत टाँके लगाए जाने हैं। टखने की नसों का नुकसान, चकनाचूर फ्रैक्चर, इलाज कर दिया गया है। रिकवरी ऑइंटमेंट, मलहम तुरंत तैयार किया जाए। फार्मासिस्ट ली इसे पढ़ते हुए हंसा। इस तरह का भद्दा मजाक कौन कर रहा है? इतनी आसानी से खोपड़ी के अंदर का खून बहना रोकना, छाती खोले बिना ही फटी हुई तिल्ली को ठीक करना, और टखना, उस मामले में तो खून का बहना रोका जाना चाहिए था। ये पूरी तरह से बकवास है, एकदम कचरा। सामान्य इलाज के काम में बाधा डालना। झाओ कियान, फार्मासिस्ट ली ने तुरंत बचाव दल के अधेड़ उम्र के नेता को फटकार लगाई, ये कौन है? क्या ये कोई तमाशा है? इन्हें अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकालो। क्या ये कोई बकवास है? झाओ कियान ने परेशानी भरे भाव से पूछा। उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उस खूबसूरत युवा लड़की की सोने की सुई उसके हाथ में किसी ड्रैगन और फीनिक्स की तरह चमक रही थी, और पलक झपकते ही स्ट्रेचर पर लेटे झाओवो का भारी रक्तस्राव रोक दिया था। न सिर्फ झाओवो, बल्कि झाओ लियू, झाओ क्यूई, झाओ बा।
बेशक ये बकवास है, हम पहले से ही इतने व्यस्त हैं और यह इंसान अभी भी मुसीबत खड़ी कर रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है, फार्मासिस्ट ली चिल्लाया। लेकिन उसी वक्त जियांग युआन के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने झाओ वू को घूरा लेकिन झाओ कियान से कहा, जल्दी करो, झाओ वू को बिस्तर पर लिटाओ। हाँ, झाओ कियान ने तुरंत उसकी बात मानी। फार्मासिस्ट जियांग। फार्मासिस्ट ली ने उलझन भरे भाव से जियांग युआन की तरफ देखा, लेकिन जियांग युआन एक गंभीर और सख्त भाव के साथ बेहोश झाओ वू को घूर रहा था। जियांग युआन ने झाओ वू की कलाई पर अपना हाथ रखा और सावधानी से उसकी स्थिति की जांच की। उसकी नब्ज टटोलने के बाद झाओ वू को लेकर उसके चेहरे के भाव जटिल हो गए। इस डर से कि कहीं जांच के दौरान उससे कोई गलती न हो गई हो, जियांग युआन ने एक विशेष उपकरण निकाला और हर एक चीज़ की बारीकी से जांच की। उसने एक गहरी सांस ली। अगर इस तरह का केवल एक ही विशेष मरीज होता तो बात अलग थी। आने वाले समय में अंदर लाए जाने वाले हर मरीज की छाती पर कागज़ का एक टुकड़ा लगा हुआ था। कागज़ में उनकी चोटों का विवरण, उन्हें दिया गया इलाज और आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ये सब लिखा था। ये फार्मासिस्ट ली ने बेहद जटिल भाव के साथ जियांग युआन को देखा। कैप्टन जियांग, ये बाकी नौसिखिया कीमियागर भी अविश्वास से जियांग युआन को घूर रहे थे। मैंने कुशल कीमियागर देखे हैं, लेकिन मैंने कभी इतना कुशल कीमियागर नहीं देखा। उन्होंने शुरुआत में सोचा था कि इस तरह का काम हाथ में लेना अविश्वसनीय रूप से व्यस्तता भरा होगा, इतना व्यस्त कि सब कुछ अस्त व्यस्त और भारी हो जाएगा। आमतौर पर उन्हें एक घायल मरीज का इलाज करने में कम से कम 1 घंटा लगता था, मूल रूप से। लेकिन अब उस रहस्यमयी कीमियागर के उनके साथ जुड़ने से उन्हें केवल पर्ची पर लिखे निर्देशों का पालन करना था और वे 15 मिनट से भी कम समय में एक घायल व्यक्ति का इलाज कर सकते थे। ये कार्यक्षमता अविश्वसनीय थी। जल्द ही उन्होंने लगभग सभी सैकड़ों घायलों का इलाज कर लिया था। जियांग युआन ने तुरंत झाओ कियान को पकड़ लिया। वह कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। झाओ कियान ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया और वह जियांग युआन को उस जादुई लड़की से मिलाने ले गया। हालांकि जियांग युआन ने खुद को मानसिक रूप से यह जानने के लिए तैयार कर लिया था कि वह उच्च कुशल कीमियागर एक लड़की थी, लेकिन जब उसने अग्नि को देखा तो उसे फिर भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये तुम थी? क्या तुमने ही इतने सारे ग्रामीणों को बचाया है? जियांग युआन ने नगर की दीवार के पास अग्नि को ढूंढ लिया। इस वक्त अग्नि जमीन पर घुटने के बल बैठी थी और एक लड़के के दाहिने हाथ पर टांके लगा रही थी जिसने अपना एक हाथ खो दिया था। तुम? जियांग युआन ने अग्नि को शांति से उस कटे हुए अंक को सिलते हुए देखा और उसकी आंखें तुरंत फटी की फटी रह गईं। क्या इस तरह टांके लगाने से सच में कोई फायदा होगा? अगर जियांग युआन ने उन सटीक पर्चियों और शानदार चिकित्सा कौशल को अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वह कभी विश्वास नहीं करता कि एक कटे हुए हाथ को कैटेगट धागा से सिलना असरदार होगा। अग्नि ने उसकी तरफ देखा। झाओ कियान को अग्नि के चिकित्सा कौशल पर पहले ही पूरा यकीन हो चुका था और यह सुनकर उसने जल्दी से जियांग युआन का अग्नि से परिचय कराते हुए कहा, ये फार्मासिस्ट जियांग युआन हैं। घायल मरीजों का इलाज फार्मासिस्ट जियांग और जूनियर कीमियागरों की उनकी टीम द्वारा किया गया था। क्या तुम एक इंटरमीडिएट कीमियागर हो? अग्नि ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में पूछा। हाँ, और क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? युवा महिला। असल में जियांग युआन ने मन ही मन इस लड़की के कीमियागर स्तर का अंदाजा लगा लिया था। जियांग युआन के शुरुआती अनुमान के अनुसार 300 गंभीर रूप से घायल नगरवासियों में से कम 200 मर जाते, लेकिन इस लड़की द्वारा उनका प्राथमिक इलाज किए जाने के बाद नगरवासियों में से एक भी नहीं मरा। एक भी व्यक्ति नहीं मरा है। ये बिल्कुल अकल्पनीय है, लेकिन यह उसकी आंखों के सामने हुआ था। जियांग युआन ने मन ही मन दोनों की तुलना की और महसूस किया कि शायद फार्मासिस्ट छोटा बा भी इस लड़की जितना कुशल न हो। नहीं नहीं नहीं, छोटे बा का चिकित्सा कौशल भी इससे कोसों दूर है, वरना उसने ये काम बहुत पहले ही कर लिया होता। सुलुओ अग्नि ने उलझन भरे भाव से जियांग युआन की तरफ देखा। फार्मासिस्ट जियांग। लेखक की गलती। मूल कहानी में लेखक ने गलती से अपने दूसरे उपन्यास की मुख्य पात्र सुलुओ का नाम लिख दिया है। यहाँ अग्नि ही है। फार्मासिस्ट जियांग। अग्नि ने फिर से पुकारा। हाँ, आहा। जियांग युआन अपने ख्यालों से बाहर आया और अग्नि को देखने लगा। क्या मैं आपको मिस फैंग कह सकता हूँ? अग्नि ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन ऊपर देखने के बावजूद उसके हाथ स्थिर रहे और वह टांके लगाती रही। मिस फैंग, आपका कीमियागर स्तर क्या है? जियांग युआन ने थोड़ा आश्चर्य और अनिश्चितता के साथ पूछा। वह अपने सामने मौजूद युवा महिला की क्षमताओं पर विश्वास भी करता था और उसे ये भी लगता था कि वह बहुत छोटी है। कीमियागर स्तर? अग्नि ने अपना सिर हल्का सा हिलाया। मैंने कभी इसका परीक्षण नहीं किया है, इसलिए मुझे खुद अपना स्तर नहीं पता। हालांकि शायद मुमकिन है ये ग्रैंड मास्टर स्तर पर हो। अग्नि ने मन ही मन खुद से यह बात जोड़ी। फार्मासिस्ट जियांग। तो जियांग युआन ने फिर पूछा, अगर यह हाथ कट गया है और इसे सिला जा रहा है तो क्या ये सच में फिर से इस्तेमाल करने लायक होगा?
और क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ बस मजे के लिए बैठकर यह सब कर रही हूँ? अग्नि ने झुंझलाहट के साथ जियांग युआन को देखा। बाकी का काम तुम कर सकते हो। सच कहा जाए तो जब अग्नि गंभीर होती है तो वह अधिकार और नियंत्रण का एक ऐसा प्रभावशाली ऑरा बिखेरती है जिस पर यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। जियांग युआन आखिरकार छोटे बा के बाद दूसरा सबसे बेहतरीन कीमियागर था और आमतौर पर वानपिंग टाउन में बड़ी शक्ति और प्रभाव का पद रखता था। हालांकि जब अग्नि ने उसे घूरा तो उसे भी अधीनता का एहसास हुआ। जैसे ही उसने कमान संभाली, अग्नि ने उसे निर्देश देना शुरू किया। टांके लगाते समय तुम्हें सबसे पहले कुजे एक्यूपॉइंट को बंद करने पर ध्यान देना चाहिए। जब आध्यात्मिक ऊर्जा सुई की नोक के माध्यम से त्यानकवान एक्यूपॉइंट में प्रवेश करती है ताकि नसों को खोला जा सके, तो यह उसके बाद कुजे एक्यूपॉइंट से बाहर निकल सकती है। जैसे जैसे अग्नि बोलती गई, जियांग युआन ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। 5 टांके लगने के बाद जाकर जियांग युआन को होश आया। क्या उसे यहाँ इस रहस्यमय कीमियागर का परीक्षण करने के लिए नहीं होना चाहिए था? वह इतने आज्ञाकारी तरीके से उसकी बात क्यों सुन रहा था और उसके कहे अनुसार क्यों काम कर रहा था? ये बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं था। न केवल जियांग युआन ने ऐसा सोचा, बल्कि नौसिखिया कीमियागरों के उसके समूह ने भी उलझन में एक दूसरे की तरफ देखा। जियांग युआन ने मन ही मन सोचा, चूंकि वह पहले ही काम शुरू कर चुका है तो वह इसे पहले खत्म ही कर ले। अग्नि ने अपना 10वां हिस्सा ध्यान जियांग युआन पर केंद्रित किया, जबकि बाकी 90% ध्यान अन्य घायल सैनिकों पर लगा रखा था। इन घायल सैनिकों में से कुछ के हाथ कटे हुए थे, कुछ के पैर कटे हुए थे, कुछ की छाती चकनाचूर हो गई थी और कुछ का पेट फट गया था। कुछ अन्य उड़ने वाले जानवरों द्वारा आसमान से घायल किए गए थे, जिनके सिर टूट गए थे और भारी खून बह रहा था। जियांग युआन द्वारा घायल मरीज के टांके लगाने का काम आखिरकार पूरा करने के बाद उसने सावधानी से उसकी जांच की। जांच के दौरान उसने जो देखा उससे वह तुरंत स्तब्ध रह गया। हाँ, नसें वास्तव में खुल गई हैं। आपको पता होना चाहिए, कटे हुए हाथ को वापस जोड़कर सिलना कपड़े सिलने जैसा है। ये तो कोई भी कर सकता है ना? लेकिन मांस को सिलना आसान है, नसों का क्या? इसलिए ये हमेशा से एक न सुलझने वाली समस्या रही है। लेकिन अब जियांग युआन की आंखें अविश्वास से फटी रह गईं जब उसने अपने सामने का नजारा देखा। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। वह घायल सैनिक के ऊपर लगभग आधा झुक गया और सावधानी से उसकी बांह पकड़कर फिर से बारीकी से उसकी जांच करने लगा। ये सही है, ये सही है, ये सचमुच ठीक हो गया है और सारी नसें खुल गई हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार घाव भर जाने के बाद ये हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हे भगवान! जियांग युआन ने फिर एक जटिल भाव के साथ अग्नि को देखा। इस नज़ारे ने जियांग युआन को बहुत हैरान कर दिया। जब वह घायल सैनिक की बांह सिल रहा था तो इस युवा महिला मिस फैंग के पीछे पहले से ही घायल सैनिकों की एक कतार लेटी हुई थी जिनका इलाज किया जा चुका था। जियांग युआन की सवालिया नज़रों का सामना करते हुए फार्मासिस्ट ली ने खामोशी से सिर हिलाया। कैप्टन, आपने एक का इलाज किया, लेकिन उस मिस फैंग ने 20 का इलाज कर दिया। जियांग युआन, चूंकि कीमियागर बेहद दुर्लभ होते हैं और हर एक अविश्वसनीय रूप से कीमती होता है, जियांग युआन भी कभी खुद पर गर्व करता था और अभिमानी था, खुद को एक जीनियस समझता था। हालांकि मिस फैंग के चिकित्सा कौशल को अपनी आंखों से देखने के बाद उसे सच में एहसास हुआ कि वह कितना अज्ञानी था। वह बस मुझे निर्देश दे रही थी। जियांग युआन ने व्यस्त अग्नि की तरफ देखा और भावुक होकर बोला, यह एक उन्नत कीमिया तकनीक है, फिर भी उसने इसे इतनी उदारता से मुझे सिखाया। इतनी दयालु और सहनशील, ये वाकई मुझे बेहद शर्मिंदा करता है। जियांग ने ऐसा क्या किया है जो मैं इसके लायक बन सका? वह हमेशा से एक इंटरमीडिएट कीमियागर रहा है, लेकिन चूंकि उसे कभी उन्नत कीमिया मैनुअल तक पहुंचने का मौका नहीं मिला और उसने उन्नत कीमिया के रहस्यों को नहीं समझा है, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ पाया है। हालांकि मिस फैंग ने केवल कुछ शब्द कहे हैं, लेकिन वे जीवन भर उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। जियांग युआन अचानक चिल्लाया, पहले वाली पर्ची? क्या वह पर्ची अभी भी वहीं है? फार्मासिस्ट ली ने सिर हिलाया, वे सब अभी भी यहीं हैं। क्योंकि उनमें फॉलो अप इलाज के निर्देश थे, इसलिए हमने उस वक्त उन्हें नहीं फेंका। उन्हें मुझे दे दो, वे सब मुझे दे दो। जियांग युआन ने जल्दी से कीमियागरों के हाथों से पर्चियां खींची और उन्हें अपनी जेब में ठूंस लिया। ये सभी संबंधित चोटों से निपटने के लिए सबसे सरल, सबसे तेज और सबसे प्रभावी तरीके हैं। जब वह वापस जाएगा तो वह उनका बारीकी से अध्ययन करेगा, इन पर्चियों पर लिखे एक एक शब्द और वाक्य को तोड़ तोड़ कर समझेगा और उनका विश्लेषण करेगा, जब तक कि वह उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं जाता। अग्नि का थोड़ा ध्यान फार्मासिस्ट जियांग पर था, इसलिए उसे शुरू से ही उसके शब्दों और हरकतों की स्पष्ट समझ थी। क्योंकि उसे स्पष्ट समझ थी, इसलिए उसकी आंखों में प्रशंसा की एक चमक दौड़ गई। जो कोई भी लगन और ईमानदारी से अध्ययन करता है, वह अनजाने में ही दूसरों पर अच्छी छाप छोड़ देता है, और फार्मासिस्ट जियांग के बारे में अग्नि का भी यही सोचना था। जियांग युआन, अग्नि ने धीरे से पुकारा। हाँ। जियांग युआन चेहरे पर मुस्कान लिए दौड़ता हुआ आया। मिस फैंग, क्या आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है?
क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? अग्नि ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, नगरवासियों को लगी चोटें वैसी नहीं हैं जैसी सैनिकों को लगी हैं, इसलिए पर्ची पर लिखे मामले पर्याप्त नहीं हैं। जियांग युआन की आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी छोटी सी चालाकी मिस फैंग की नज़रों से बच नहीं पाएगी। मुझे खेद है, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी तकनीक चुराना चाहता था, ये बस। अग्नि ने उसे उलझन में देखा, तुम्हें छिपकर क्यों सीखना है? क्या तुम खुलेआम नहीं सीख सकते? आश्चर्य से जियांग युआन की आंखें चमक उठीं। मिस फैंग, क्या आपका मतलब है कि मैं सच में उन पर्चियों पर लिखी विधियों का अध्ययन कर सकता हूँ? क्या ये सच में मुमकिन है? अग्नि मासूम और भोली लग रही थी। ऊपर बताई गई प्रक्रिया तुम्हारे सीखने के लिए बहुत उन्नत है। अगर तुम इसे सीखना चाहते हो तो पहले उन्नत कीमिया कौशल से शुरुआत करो। ये कहते हुए अग्नि ने एक मरीज की तरफ इशारा किया जिसका वह इलाज कर रही थी। यह मरीज एक फैन लेपर्ड नुकीले दांतों वाले तेंदुए के हमले में घायल हुआ है। फैन लेपर्ड के नुकीले दांतों में एक जानलेवा जहर होता है। अगर एक उच्च स्तरीय कीमियागर के तरीकों के अनुसार इसका इलाज किया जाता तो आमतौर पर यह होता। जियांग युआन पूरी तरह से अवाक रह गया। इसलिए ज्ञान चुराने के लिए उसे दोषी ठहराने के बजाय मिस फैंग उन्नत कीमियागरों के सिद्धांत और अभ्यास को जोड़कर इस प्रक्रिया में उसे समझा और निर्देशित कर रही थी। उसका चिकित्सा कौशल, जो इतने सहज तरीके से लेकिन इतनी सटीकता से बोला जा रहा था, आखिर वह किस स्तर का है? एक उच्च स्तरीय कीमियागर? बिल्कुल नहीं। मास्टर स्तरीय कीमियागर या ग्रैंड मास्टर स्तरीय कीमियागर? नहीं नहीं नहीं। भले ही मिस फैंग ने जन्म से ही कीमिया सीखना शुरू कर दिया हो, इसे केवल 10 साल से थोड़ा ही ज़्यादा समय हुआ है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अग्नि ने झुंझलाहट के साथ उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें समझ में आया? मुझे समझ में आ गया। अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ। मैं एक ही तरह के मामले को केवल एक बार समझाऊंगी। अगर तुम समझ गए तो ये तुम्हारी समझदारी है, अगर नहीं समझे तो ये तुम्हारी प्रतिभा है, अग्नि ने कहा। वानपिंग टाउन में बहुत सारे सैनिक हैं और भविष्य में उनकी रक्षा के लिए हमें तुम पर ही निर्भर रहना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम और भी बहुत कुछ समझोगे। अच्छा, तो ये बात है। जियांग युआन को आखिरकार समझ आ गया कि मिस फैंग ने उसे इतनी उदारता से ये सबसे प्रभावी चिकित्सा तकनीकें क्यों सिखाई थीं, ताकि वह भविष्य में और भी ज़्यादा सैनिकों की जान बचा सके। क्या इसीलिए आप मुझे इन उन्नत कीमिया तकनीकों को सिखाने में इतनी उदार हैं? अग्नि ने शक भरी नज़रों से जियांग युआन को देखा। गहन और उन्नत कीमिया तकनीकें? तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ये केवल सबसे बुनियादी चिकित्सा कौशल हैं। इन्हें छिपाने का क्या फ़ायदा? अगर ज़रूरत पड़े तो तुम इन चिकित्सा कौशलों को फैला सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्हें सीखने दे सकते हो। अग्नि ने कभी कीमिया कौशल की कमी की वजह से आगे न बढ़ पाने जैसी दुविधा का सामना नहीं किया था, क्योंकि उसके पास पूरे महाद्वीप का सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली गुरु है। मुझे नहीं पता कि मेरे खूबसूरत गुरु को कोई दूरदर्शिता थी या नहीं, लेकिन जब अग्नि छोटी थी तो वह हर दिन एक कठिन लेकिन संतोषजनक जीवन जीती थी, जिसमें कीमिया तकनीकों को याद करना भी शामिल था। उस वक्त छोटी अग्नि केवल एक मध्य स्तरीय कीमियागर थी, लेकिन उसके गुरु ने शायद उसे उन्नत स्तरीय, मास्टर स्तरीय और ग्रैंड मास्टर स्तरीय कीमिया तकनीकों को याद करने का काम सौंपा था, जिससे अग्नि के लिए उन्हें याद करना बेहद मुश्किल हो गया था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, अग्नि को एहसास हुआ कि उसके गुरु उसके लिए कितने अच्छे थे। अपने गुरु के बारे में सोचकर अग्नि ने अनजाने में ही अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत 5वें स्तर के स्पिरिट मास्टर 5 से बढ़ाकर स्पिरिट मास्टर के पहले स्तर 1 पर लानी होगी। तभी वह कई फैंग से पूछ सकती है कि उसके गुरु को कैसे बचाया जाए। तभी फार्मासिस्ट जियांग ने ऊपर देखा और फार्मासिस्ट बा को देखा और तुरंत उसका अभिवादन किया। फार्मासिस्ट बा, फार्मासिस्ट बा। जब फार्मासिस्ट बा ने अग्नि को देखा तो वह तुरंत मुड़ा और वहां से जाने की कोशिश करने लगा। मैडम निंग के साथ जो हुआ उसकी वजह से वह अभी भी बहुत शर्मिंदा है और उसे नहीं पता कि वह उसका अग्नि का सामना कैसे करे। फार्मासिस्ट जियांग, जो इस बात से अनजान था, जनरल वो और फार्मासिस्ट बा को एक साथ देखकर दौड़कर उनके पास गया। उसने उत्साह से फार्मासिस्ट बा को अग्नि के पास खींचा और खुशी से चिल्लाया, फार्मासिस्ट बा, देखिए, हमें आखिरकार एक खजाना मिल गया है। इन मिस फैंग का चिकित्सा कौशल शानदार है। एक ही चाल में 300 घायल नगरवासियों की मृत्यु दर 0 हो गई है। और हमारे सैनिकों को देखिए, एक भी नहीं मरा। उनके हाथों और पैरों को देखिए, अतीत में वे अपाहिज हो गए होते, लेकिन अब मिस फैंग के उन्हें सिलने के बाद एक बार घाव भर जाने पर वे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। फार्मासिस्ट छोटा बा अग्नि का सामना कैसे कर सकता है? ये सोचकर ही कि उसने शुरुआत में अग्नि को कैसे दूर धकेल दिया था और कैसे उसने यह मान लिया था कि अग्नि बस बेवकूफ़ी कर रही है, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये सोचकर कि मैडम निंग लगभग मर ही चुकी थी और उनके 2 अजन्मे बच्चे भी मर जाते, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अब जब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है तो भला फार्मासिस्ट छोटा बा अग्नि के चिकित्सा कौशल को कम आंकने की हिम्मत कैसे कर सकता है?
फार्मासिस्ट जियांग इस बात से अनजान था कि फार्मासिस्ट छोटे बा और अग्नि के बीच क्या हुआ था। वह बस अग्नि को खुश करना चाहता था, यह उम्मीद करते हुए कि उसे वह दर्जा और सम्मान मिलेगा जिसकी वह हकदार है, और इसी तरह की बाकी चीजें। जमीन पर बिखरे घायलों को देखकर उस मार्शल आर्ट्स फार्मासिस्ट बा के चेहरे पर हैरानी छा गई। सच में उनके घाव भरने के बाद वे सच में अपाहिज नहीं होंगे। हाँ, उन्हें सिलने के बाद नसें खोल दी गई हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी। ये बहुत बढ़िया है, जनरल वू ने उत्साह से अग्नि से कहा। मैं वूली निश्चित रूप से आपके इस योगदान को याद रखूंगा। लेखक का नोट, मैं पिछले कई अध्यायों से जमीन तैयार कर रही हूँ। क्या आप सब बेसब्री महसूस कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉस विक्रम आज युद्ध के मैदान में नहीं पहुंच पाएंगे। हमें क्या करना चाहिए? तभी अचानक धरती धड़कने लगी। फड़फड़ाहट, पूरा आसमान पूरी तरह से ढक चुका था। इतना अंधेरा था कि आप अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी नहीं देख सकते थे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ है? अब क्या स्थिति है? आसपास के लोग हैरानी से हौंफने लगे। अग्नि ने आसमान की तरफ देखा। उनके सिर के ऊपर मौजूद सुरक्षा घेरा गूंज रहा था, क्योंकि उस पर खून जैसे लाल चमगादड़ों के घने झुंड लगातार हमला कर रहे थे। अग्नि ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं। उसकी खूबसूरत मां को खून चूसने वाले चमगादड़ बिल्कुल पसंद नहीं थे। वे काले, नर्म और बिना हड्डियों वाले जीव होते हैं। अगर उसने उन्हें देख लिया तो वह निश्चित रूप से कई दिनों और रातों तक ठीक से सो नहीं पाएगी। ये सोचकर अग्नि कुछ बोलने ही वाली थी। जनरल वो खतरे का अलार्म बजाते हुए चिल्लाए, ओह नहीं, सुरक्षा घेरा टूटने वाला है। एक बार हमारे ऊपर का ये सुरक्षा कवच टूट गया तो हजारों की संख्या में उड़ने वाले जादुई जानवर अंदर घुस आएंगे और हमारा पूरा वानपिंग टाउन मिट्टी में मिल जाएगा। अग्नि ने जनरल वो को नाराजगी भरी नजरों से देखा। तो फिर बेहतर होगा कि तुम सुरक्षा घेरे की रक्षा करो। जनरल वो के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। अगर यह बात किसी और ने कही होती तो उन्होंने निश्चित रूप से उसे डांट दिया होता। लेकिन ये मिस फैंग एक बहुत शक्तिशाली कीमियागर हैं, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली कीमियागर। वह अपनी नाराजगी जाहिर करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? जनरल वो केवल कड़वी मुस्कान दे सकते थे और बोले, सुरक्षा घेरा पहले से ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। एरे मास्टर बैली ने अभी अभी कहा है कि यह अधिकतम केवल 3 मिनट तक ही टिक सकता है। 3 मिनट? इससे पहले कि जनरल वो कुछ और बोल पाते, यान यान हैरानी से चिल्ला उठी। यान यान जनरल वू से लड़ाई की स्थिति के बारे में पूछने आई थी। आखिरकार ये जिंदगी और मौत का सवाल था, तो भला कौन नर्वस नहीं होगा। जब जनरल वू ने देखा कि यह यान परिवार की लड़की है तो उन्हें तुरंत सिरदर्द महसूस होने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद पर जोर डालते हुए कहा, मिस यान। यान यान ने अपना हाथ हिलाया। जनरल वो, मेरा आपसे केवल एक ही सवाल है, 3 मिनट से आपका क्या मतलब है? यान यान का रवैया ऐसा लग रहा था मानो किसी जनरल को भी उसके आदेश मानने होंगे, जो एक बहुत ही बेहतर और घमंडी आचरण दिखा रहा था। जनरल वू ने त्योरियां चढ़ाईं, लेकिन फिर भी सच बताया, 3 मिनट में घेरा टूट जाएगा। उस वक्त आसमान से कोई सुरक्षा नहीं होगी और सभी उड़ने वाले जादुई जानवर अंदर घुस आएंगे। बाहर मौजूद जादुई जानवर भी इस स्थिति का फायदा उठाएंगे और हम सब। आपका मतलब है हम मरने वाले हैं? यान यान ने जनरल वू को घूरा। आपका मतलब है डेथ वैली से एक छोटी सी उम्मीद के साथ बाल बाल बचने के बाद भी मैं मरने वाली हूं? जनरल वू के चेहरे के भाव ठंडे थे, उनका लहजा गंभीर और आधिकारिक था जब उन्होंने उसे सुधारा, हम सभी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? यान यान ने जनरल वू को घूरते हुए पूछा। जनरल वू, एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी और मौत के अनगिनत हालात का सामना किया था, शांति से जवाब दिया, हम केवल यह उम्मीद कर सकते हैं कि सुरक्षा घेरा टूटने से पहले युवा मास्टर निंग कुमुक ले आएं, वरना हर किसी की मौत निश्चित है। कितना बड़ा मजाक है? यान यान चिल्लाए, मेरे चचेरे भाई को गए हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है। वह पक्के तौर पर अभी अन्युवान सिटी नहीं पहुंचा होगा। वह भला 3 मिनट में कुमुक कैसे ला सकता है? अभी भी एक उम्मीद बाकी है, लेकिन वह और भी ज्यादा धुंधली है। क्या हमारे बीच रहस्यमयी और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कीमियागर मिस चू फैंग की तरह कोई असाधारण रूप से कुशल स्पिरिट एरे मास्टर है, जो हमारे स्पिरिट एरे की मरम्मत करके उसे सुरक्षित कर सके, ये सुनिश्चित करते हुए कि हम कुमुक के आने तक टिके रह सकें? लेखक की गलती, यहाँ चू फैंग लिख दिया गया है, जो अग्नि या मिस फैंग होना चाहिए था। जनरल वो, अपने दिमाग का इलाज करवाए। क्या आपको खुद अपनी बातों पर यकीन है? इस महाद्वीप पर हर कोई जानता है कि हालांकि कीमियागर बहुत कम होते हैं, फिर भी हम कुछ को ढूंढ सकते हैं। लेकिन स्पिरिट एरे मास्टर कीमियागरों की तुलना में 10 गुना अधिक दुर्लभ होते हैं। हम अब उस दुर्लभ स्पिरिट एरे मास्टर को कहाँ ढूंढेंगे? और उनका स्तर भी कम नहीं होना चाहिए। लेखक का नोट, ये स्पिरिट एरे मास्टर कौन है जो एक विशाल पांडा से भी ज्यादा कीमती है? हा हा हा। यान यान की बातें सुनकर हर कोई निशब्द था। हाँ, स्पिरिट एरे मास्टर इतने कीमती और दुर्लभ होते हैं,
तो हम अचानक किसी को कहाँ ढूंढ सकते हैं? जनरल वो दुखी लग रहे थे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास वानपिंग टाउन में स्पिरिट एरे मास्टर तैनात नहीं हैं। आखिरकार इस सुरक्षा घेरे में नियमित रूप से स्पिरिट क्रिस्टल भरने और इसका रखरखाव करने की जरूरत होती है, इसलिए स्पिरिट एरे मास्टर गिल्ड ने हमारी मदद के लिए स्पिरिट एरे मास्टर्स को भेजा था। क्या वह काफ़ी नहीं है? यान यान ने जनरल वू को घूरा। तभी बाहर से जल्दबाजी में कदमों की आवाज़ आई। जनरल, कुछ बहुत बुरा हुआ है। स्पिरिट गैदरिंग टॉवर गिरने वाला है। मास्टर लिन का कहना है कि वे अब इसकी रक्षा नहीं कर सकते। केवल 1 मिनट बचा है। आखिरी मिनट। 3 मिनट भी नहीं बचे हैं, केवल 1 मिनट बचा है। उस पल लगभग हर किसी के चेहरे पर उलझन और दहशत के भाव थे। क्या वह मरने वाला है? इंसान के मरने के बाद क्या होता है? जमीन के नीचे लेटा हुआ शरीर सड़ जाता है और उसे कीड़े खा जाते हैं। वह फिर कभी आसमान नहीं देख पाता, कभी सांस नहीं ले पाता, कभी स्वादिष्ट खाना नहीं खा पाता, कभी अपने परिवार और दोस्तों को नहीं देख पाता। ये सोचकर यान यान लगभग पागल हो गई। अग्नि की आंखों में एक गंभीरता छा गई। स्पिरिट गैदरिंग टॉवर नगर के दरवाजे पर था। जब वह अंदर आई थी तो उसने उस पर एक नज़र डाली थी और वह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी नष्ट हो जाएगा। अगर हो सके तो अग्नि को दूसरों के सामने ये जाहिर करना पसंद नहीं था कि वह एक स्पिरिट एरे मास्टर है। जब उसके गुरु जिंदा थे तो उन्होंने उसे बताया था कि एक स्पिरिट एरे मास्टर के रूप में उसकी पहचान उसका ट्रम्प कार्ड हुकुम का इक्का हो सकती है, क्योंकि एक बार जब वह लड़ाई में स्पिरिट एरे का इस्तेमाल करेगी तो उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवर्धन प्रभाव ताकत का बढ़ जाना मिलेगा और कभी कभी वह दुश्मन पर गंभीर प्रहार करके उसे मार भी सकती है। लेकिन अब जानवर नगर की दीवार को तोड़ने ही वाले थे। वह शायद इस आपदा से बच जाए, लेकिन उसकी खूबसूरत माँ च्यूलिंग, दादी झाओ, अंकल च्यू और वानपिंग टाउन का हर इंसान इस मॉन्स्टर टाइड में मारा जाएगा। बिना कुछ और कहे अग्नि मुड़ी और स्पिरिट गैदरिंग टॉवर की तरफ दौड़ पड़ी। यान यान को समझ में आ गया कि क्या हो रहा है और वह अग्नि की दूर जाती हुई पीठ पर चिल्लाई, क्या तुम स्पिरिट एरे के बारे में कुछ जानती भी हो? इतनी तेज भाग रही हो? क्या तुम दोबारा जन्म लेने का इंतजार कर रही हो? लेकिन जैसे ही अग्नि दौड़ी, लगभग हर कोई उसके पीछे पीछे नगर के दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। नगर की दीवार पर स्पिरिट गैदरिंग टॉवर बहुत प्रमुखता से और चकाचौंध के साथ खड़ा था। वह टॉवर, जो कभी तेज रोशनी से चमकता था, अब लगभग पूरी तरह से मंद पड़ चुका था और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त था। उसकी मौजूदगी की वजह से ही वानपिंग टाउन आज तक शांत था। एक बार जब वह टूट गया, अग्नि ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। स्पिरिट गैदरिंग टॉवर के तल पर खड़ी उसकी नज़रें बिजली की तरह टॉवर पर दौड़ीं। केवल एक ही नज़र में अग्नि ने नुकसान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को देख लिया। इस वक्त मास्टर लिन के स्पष्ट रूप से कांपते हुए हाथ लगातार स्पिरिट गैदरिंग टॉवर के खांचों में स्पिरिट क्रिस्टल डाल रहे थे और वह पसीने से तरबतर हो रहे थे। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? ये काम क्यों नहीं कर रहा है? अग्नि ने एक स्पिरिट क्रिस्टल लिया और उसे स्पिरिट गैदरिंग टॉवर के क्षतिग्रस्त हिस्से पर रगड़ा। मास्टर लिन ने ऊपर देखा और एक युवा लड़की को स्पिरिट गैदरिंग टॉवर के साथ छेड़छाड़ करते हुए पाया। वह तुरंत आग बबूला हो गए और दहाड़ते हुए बोले, तुम क्या कर रही हो? मुसीबत खड़ी करना बंद करो, यहाँ से बाहर निकलो। क्योंकि स्पिरिट गैदरिंग एरे विफल होने वाला था, मास्टर लिन तनावग्रस्त, चिंतित, बेचैन, दोषी और डरे हुए थे। उनके दिल में तरह तरह की भावनाएं उलझी हुई थीं, इसलिए जब उन्होंने अग्नि को बीच बचाव करते देखा तो उनका गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा। उसी पल यान यान और उसका समूह वहां आ पहुंचा। जब उन्होंने अग्नि को सच में स्पिरिट गैदरिंग टॉवर को छूते हुए देखा तो हर कोई सन रह गया और उसके बाद एक दहाड़ गूंज उठी। क्या तुम पागल हो? इसे बंद करो। यह एक स्पिरिट गैदरिंग टॉवर है। तुम इसके बारे में क्या जानती हो? इसे अभी छोड़ दो। क्या तुम हम सबको मारना चाहती हो? ये दहाड़ें लगभग एक साथ गूंज उठीं और उनकी आवाज़ें आपस में इस तरह मिल गईं कि उन्हें अलग अलग पहचानना मुश्किल था। भले ही वह इसे साफ साफ सुन सकती थी, लेकिन अग्नि को इसकी परवाह नहीं थी। वह वास्तव में जिस बात की परवाह करती थी वह ये थी कि उसके परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे ही मास्टर लिन पागलों की तरह अग्नि की तरफ दौड़ रहे थे, अग्नि की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। स्पिरिट गैदरिंग टॉवर की मुख्य लाइन अवरुद्ध है, 3 सहायक लाइनें टूट गई हैं और 5 नोड्स जाम हो गए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि इसमें स्पिरिट क्रिस्टल भरने से यह काम करेगा? क्या तुम्हें यह भी पता है कि इसकी मरम्मत कैसे करनी है? अग्नि की इस फटकार से मास्टर लिन सन रह गए। वह कहना चाहते थे कि वह केवल लेवल 2 स्पिरिट एरे मास्टर थे और स्पिरिट गैदरिंग टॉवर के सामान्य संचालन को बनाए रखना ही उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। वह भला इसकी मरम्मत कैसे कर सकते थे? क्या इसकी मरम्मत के लिए लेवल 3 स्पिरिट एरे मास्टर की जरूरत थी? जैसा कि कहा जाता है, एक विशेषज्ञ ही बारीकियों को देख सकता है, और मास्टर लिन अग्नि की बातों से तुरंत अवाक रह गए। अग्नि ने झुंझलाते हुए कहा, मुझे फ्रस्ट्रेशन टॉप दो। अनुवादक का नोट,
फ्रस्ट्रेशन टॉप शायद यहाँ किसी उपकरण का नाम है जिसे स्पिरिट एरे की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मास्टर लिन एक उच्च स्तरीय स्पिरिट एरे मास्टर थे जो वानपिंग टाउन में जनरल वू के बाद दूसरे स्थान पर थे। अब सार्वजनिक रूप से फटकारे जाने पर वह लगभग गुस्से से पागल हो गए थे। हालांकि मास्टर लिन को भी आश्चर्य हुआ जब उन्होंने आज्ञाकारी बच्चे की तरह फ्रस्ट्रेशन टॉप अग्नि को सौंप दिया। जनरल वू के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। मास्टर लिन का गुस्सा दूर दूर तक कुख्यात था। वह अविश्वसनीय रूप से बदतमीज, अभिमानी और घमंडी थे। अगर वह स्पिरिट एरे मास्टर नहीं होते तो उन्हें बहुत पहले ही पीट पीट कर मार दिया जाता। फिर भी अब उन्होंने सच में उस युवा लड़की को आज्ञाकारी रूप से फ्रस्ट्रेशन टॉप सौंप दिया था। फ्रस्ट्रेशन पीक मिलने के बाद अग्नि के पास ज़्यादा सोचने का समय नहीं था और उसने तुरंत मुख्य लाइन पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसकी मरम्मत शुरू कर दी। उसने अपनी सांस रोकी, मुख्य लाइन को साफ करने के लिए रोटरी रिंच का इस्तेमाल किया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। स्पिरिट क्रिस्टल बड़ा वाला, स्पिरिट क्रिस्टल मध्यम आकार, स्पिरिट क्रिस्टल छोटा आकार। 10,000 जानवरों की हड्डियां लंबी होती हैं, 10,000 जानवरों की हड्डियां छोटी होती हैं। स्पिरिट गैदरिंग टॉवर पर थपथपाते और वार करते हुए अग्नि ने अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए मास्टर लिन की तरफ ठंडेपन से अपना हाथ बढ़ाया। स्पिरिट गैदरिंग टॉवर के बाहरी हिस्से की मरम्मत करते समय उसे अत्यंत जटिल आंतरिक वायरिंग को व्यवस्थित करने के लिए स्पिरिट एरे मास्टर के नियमों का भी उपयोग करना पड़ा। वह उसे गहराई से देख रही थी, उसका चेहरा गंभीर और शांत था। समय एक एक सेकंड करके बीत रहा था। 19, 18, 17। आसपास खड़े लोग इतने नर्वस थे कि उनके दिल लगभग जोरों से धड़क रहे थे। 5, 4, 3, 2, 1। जब उसने 1 तक गिना तो यान यान को लगा कि उसका दिमाग सुन्न हो गया है, मानो उसके दिल में कुछ फट रहा हो। सब खत्म हो गया, स्पिरिट गैदरिंग एरे टूटने वाला है, वे सब मरने वाले हैं। लेकिन जैसे ही यान यान ने अपनी आंखें बंद की और मौत का इंतजार किया, उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। उसने अपनी आंखें खोली और पाया कि उसके आसपास मौजूद हर कोई नगर की दीवार पर खड़ी उस लड़की को बेहद हैरानी भरी नज़रों से घूर रहा था। अग्नि पहले से ही अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत थी और इस वक्त उसकी इस गहरी एकाग्रता के साथ उसका पूरा शरीर मानो चमक रहा था, जिससे वह और भी ज़्यादा सांसें रोक देने वाली खूबसूरत लग रही थी। यान यान ने अपना सिर छुआ और हैरानी से चिल्ला उठी, स्पिरिट गैदरिंग टॉवर टूटा नहीं है, सुरक्षा घेरा अभी भी वहीं है, मॉन्स्टर टाइप जानवरों का झुंड अभी तक अंदर नहीं घुसा है। जनरल वो भी अविश्वास में देख रहे थे। मास्टर लिन ने कहा था, क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर लिन का अंदाजा गलत था। इस वक्त मास्टर लिन अग्नि को बेहद खुशी और उत्साह भरी नज़रों से देख रहे थे, बिना पलक झपकाए, क्योंकि अभी अभी एक स्पिरिट क्रिस्टल अंदर रखा गया था। मूल रूप से मंद पड़ा स्पिरिट गैदरिंग एरे वास्तव में थोड़ा और चमकीला हो गया था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्पिरिट गैदरिंग एरे की मरम्मत हो गई है। कम से कम मुख्य लाइन तो पूरी हो चुकी है। हा, मेन लाइन पूरी हो गई, मेन लाइन पूरी हो गई, अब कोई रुकावट नहीं है। क्या कमाल का स्पिरिट एरे मास्टर है, मास्टर लिन ने अग्नि को घूरते हुए कहा। आप किस स्तर की स्पिरिट एरे मास्टर हैं? आप कहीं लेवल 3 स्पिरिट एरे मास्टर तो नहीं हैं? यान यान और बाकी सभी लोग हैरानी से अग्नि को देखने लगे। क्या सांसें रोक देने वाली खूबसूरती वाली ये लड़की असल में एक स्पिरिट एरे मास्टर है? और वह भी इतनी ताकतवर, ये कैसे मुमकिन है? अग्नि ने उदासीन नज़रों से मास्टर लिन को देखा। एक लेवल 3 स्पिरिट एरे मास्टर, एक लेवल 3 स्पिरिट एरे मास्टर। अग्नि ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उसने न तो हाँ कहा और न ही ना, बल्कि एक स्पष्ट सा जवाब दिया। मास्टर लिन अग्नि के असली स्पिरिट एरे मास्टर स्तर का अंदाजा नहीं लगा पाए, लेकिन अभी यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। उन्होंने उम्मीद भरी नज़रों से पूछा, तो क्या आप इसे ठीक कर सकती हैं? अग्नि ने कहा, नहीं। मास्टर लिन के शब्द उनके गले में ही अटक गए। लेकिन अभी आपकी तकनीक को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह बहुत ही कुशल और सहज है, तो फिर आप कैसे? अग्नि ने झुंझलाहट के साथ मास्टर लिन को देखा, लेकिन उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने बात बदल दी। अगर यह एक पूरा स्पिरिट गैदरिंग एरे होता तो इसके लिए कितने स्पिरिट क्रिस्टल की जरूरत होती? यह एक लेवल 2 स्पिरिट गैदरिंग टॉवर है। जब इस पर हमला होता है तो यह हर मिनट एक स्पिरिट क्रिस्टल की खपत करता है। अग्नि ने शांत स्वर में पूछा, लेकिन अब क्या स्थिति है? ये टूटा हुआ स्पिरिट गैदरिंग एरे इस समय रुके हर मिनट आधे क्रिस्टल की दर से स्पिरिट क्रिस्टल की खपत कर रहा है। मैं समझ गया। मास्टर लिन ने चमकती आंखों से अग्नि को देखा। इसलिए इसे पूरी तरह से ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे स्पिरिट क्रिस्टल की बचत होगी। अग्नि ने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को स्पिरिट गैदरिंग टॉवर में प्रवाहित किया और एक एक करके उसकी हथेलियों से ताबीज के अक्षर निकले और टॉवर के अंदर जाने लगे। जो टॉवर पहले क्षतिग्रस्त था वह इंच दर इंच ठीक होने लगा। तो हम कितनी देर तक टिक सकते हैं?
जनरल वू न जाने कैसे अग्नि के पीछे आ गए थे और वे एक जटिल भाव के साथ उसे देख रहे थे। आखिर यह युवा महिला है कौन? उसने मैडम निंग को फिर से जिंदा कर दिया, जिन्हें फार्मासिस्ट छोटे बा ने मृत घोषित कर दिया था। उसने उस स्पिरिट गैदरिंग एरे को ठीक कर दिया जिसे मास्टर लिन ने टूटा हुआ मान लिया था। 15 मिनट। अग्नि ने जनरल वू को एक गंभीर और सख्त नज़र से देखा। मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना ही समय खरीद सकती हूँ। 15 मिनट। जनरल वू का चेहरा, जो पहले खुशी से खिल उठा था, अब एक कड़वी मुस्कान में बदल गया। उनकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। कुमुक के आने के लिए 15 मिनट का समय काफ़ी नहीं है। ऐसा लगता है कि आखिरकार हमें अपनी आखिरी सांस तक वानपिंग टाउन की रक्षा करनी होगी और हमारी हड्डियां यहीं दफन हो जाएंगी। ये कहते हुए जनरल वू ने अफसोस के साथ अग्नि की तरफ देखा। उसका शानदार चिकित्सा कौशल, एक स्पिरिट एरे मास्टर के रूप में उसकी असाधारण प्रतिभा और उसका बेहद खूबसूरत चेहरा, ये सब वानपिंग टाउन में खो जाने के लिए तय था। क्या सच में ऐसा इसलिए था क्योंकि देवता भी उससे ईर्ष्या करते थे? 15 मिनट। क्या तुम्हें लगता है कि 15 मिनट काफ़ी होंगे? यान यान ने तनाव और घबराहट में अग्नि को घूरते हुए कहा। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे परवाह नहीं है। तुम्हें इस स्पिरिट गैदरिंग टावर की रक्षा करनी होगी। तुम्हें इसकी रक्षा करनी ही होगी। अग्नि ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और अपना पूरा ध्यान स्पिरिट गैदरिंग एरे को ठीक करने पर लगाए रखा। मास्टर लिन ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने यान यान को घूरते हुए कहा, तुम मरना नहीं चाहती, लेकिन कौन मरना चाहता है? धमकियां देने के अलावा क्या तुम कुछ काम का भी कर सकती हो? कौन तुम्हारा कर्जदार है? तुम इस रवैये से किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो? मास्टर लिन आमतौर पर दूर रहने वाले और घमंडी इंसान हैं जो हर किसी को नीचा समझते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसकी वे तारीफ कर सकें। अभी अभी अग्नि के कदम ने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया था। स्पिरिट एरे मास्टर के क्षेत्र में एक पावरहाउस का सामना करते हुए मास्टर लिन के दिल में स्वाभाविक रूप से उसके लिए प्रशंसा और सम्मान था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अग्नि का बचाव कर रहे थे। मास्टर लिन की इस फटकार से यान यान लगभग अवाक रह गई। जैसे ही वह कुछ बोलने वाली थी, मैडम यान की सख्त नज़रें किसी ठंडे ब्लेड की तरह उसके चेहरे पर पड़ी और यान यान तुरंत चुप हो गई। मैडम यान ने एक बहुत ही जटिल भाव के साथ अग्नि की तरफ देखा। इससे पहले जब वे ज़ूमी मंदिर में थे तो मैडम यान को लगा था कि यह लड़की घमंडी और दबंग, अशिष्ट और हिंसक है। हालांकि उसके बाद आई मॉन्स्टर टाइड और जमीन फटने की घटनाओं ने मैडम यान को अग्नि के प्रति अपनी राय धीरे धीरे बदलने पर मजबूर कर दिया था। मैडम यान को अपनी नाजुक बाहों के बीच समय समय पर एक चुभन भरा दर्द महसूस होता था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह युवा लड़की सही थी? क्या वह सच में किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित थी और जल्द ही मरने वाली थी? ये सोचकर मैडम यान के दिल की धड़कन बढ़ गई और उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने अनजाने में ही अपनी छाती को पकड़ लिया। लेकिन अभी उन सब बातों के बारे में सोचना बेकार है। सबसे जरूरी बात इस मुसीबत से बाहर निकलना है। माँ, वह यान यान मैडम यान से शिकायत करने ही वाली थी, लेकिन उसे ये देखकर विश्वास नहीं हुआ कि उसकी माँ, जो हमेशा उसका पक्ष लेती थी और उसका बचाव करती थी, अब उसे एक असामान्य रूप से सख्त लहजे में चेतावनी दे रही थी, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो अपना मुंह बंद रखो। यान यान को बहुत बुरा लगा। वह फूट फूट कर रोने लगी और वहां से भाग गई। मैडम यान ने हालांकि यान यान के इस छोटे से नखरे को नज़रअंदाज कर दिया। अग्नि की तरफ उनकी नज़रों में उम्मीद, प्रशंसा और थोड़ी सी घबराहट भरी हुई थी। जब जिंदगी और मौत का फैसला होना बाकी हो तो समय अविश्वसनीय रूप से धीरे धीरे गुजरता हुआ लगता है। हर एक सेकंड हमेशा के लिए ठहरता हुआ लगता है। हालांकि समय फिर भी एक एक मिनट करके बीत रहा था। नगर की दीवार पर खड़े होकर हर कोई एनपिंग सिटी की तरफ दूर तक देखने के लिए अपनी आंखें गड़ाए हुए था, यह उम्मीद करते हुए कि दूर क्षितिज पर कुमुक दिखाई देगी जो उन्हें इस मुसीबत से बचा लेगी। कुमुक कहाँ है? कुमुक क्यों नहीं आ रही है? क्यों? अब कितना समय बीत चुका है? 14 मिनट बीत चुके हैं, केवल 1 मिनट बचा है। यह अब तक का सबसे मुश्किल मिनट था। जनरल वू ने नगर की दीवार के नीचे जानवरों के घने झुंड को देखा और उन्हें गहरी निराशा महसूस हुई। चूंकि जनरल वो कई सालों से वानपिंग टाउन में तैनात थे, इसलिए उनका और जानवरों का कई बार आमना सामना हुआ था, लेकिन इससे पहले जानवरों का इतना बड़ा झुंड इतनी ताकत के साथ कभी नहीं आया था। 59, 58, 57, 56। हर बीतते सेकंड के साथ सभी का दिल जोरों से धड़क रहा था। नगर की दीवार पर मौजूद हर कोई एक साथ दूरी पर, जानवरों के झुंड पर और स्पिरिट गैदरिंग टावर पर नजरें गड़ाए हुए था। स्पिरिट गैदरिंग टावर का आखिरी स्पिरिट क्रिस्टल अंदर रखा जा चुका था और जैसे जैसे समय बीत रहा था, टावर की मूल रूप से तेज रोशनी आंखों के सामने ही मंद पड़ती जा रही थी। सब खत्म। इस पल हर किसी के दिल में निराशा की भावना पैदा हो गई। यहां तक कि अग्नि को भी अपने दिल में एक ठंडी निराशा महसूस हुई, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था।
वह बस इतना कर सकती थी कि अपने आसपास के लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करे, लेकिन अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह भला उनकी रक्षा कैसे कर सकती थी। जब अग्नि का दिमाग उथल पुथल में था, तभी अचानक, देखो, उत्तर पूर्व से घोड़े पर सवार एक आकृति आ रही है। वह इसी तरफ आ रहा है, वह इसी तरफ आ रहा है, किसी ने चिल्लाकर कहा। तुरंत हर किसी की नज़रें उसी दिशा में घूम गईं। लेकिन केवल एक आकृति क्या बदल सकती है? यान यान रो पड़ी, उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। अगर वह इंसान युवराज होते तो वे निश्चित रूप से स्थिति को पलट सकते थे और हालात बदल सकते थे। लेकिन ये युवराज कैसे हो सकते हैं? मैं उस आकृति को जितना देखती हूँ वह मुझे उतना ही ऐसा लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मरने से पहले मुझे भ्रम हो रहा है? लेखक का नोट, 4 अध्याय पूरे हो गए। शुभ रात्रि, कल मुख्य घटना होगी। यान यान को लगा कि उसे भ्रम हो रहा है, इसीलिए उसे युवराज विक्रम की आकृति दिखाई दे रही थी। लेकिन इस पल नगर की दीवार के चारों ओर हैरानी भरी आवाजें पहले ही गूंज उठी थीं। युवराज, ये युवराज हैं। हे भगवान, युवराज अकेले ही अंदर आ रहे हैं। क्या युवराज हमें बचाने आए हैं? हम बच गए हैं, है ना? यान यान ने अपने कान रगड़े। क्या ऐसा हो सकता है कि भ्रम होने के बाद अब उसे सुनने में भी भ्रम हो रहा हो? उसने अपनी आंखें रगड़ी और देखा कि घोड़े पर सवार आध्यात्मिक साधक की वह आकृति नगर की दीवार के नीचे जादुई जानवरों के घने झुंड में घुस रही है। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि मानो आसमान में कोई खून जैसा लाल टूटता तारा चमक रहा हो। उस नौजवान की खूबसूरत आकृति हवा में ऊंची छलांग लगा गई। उसके हाथ में मौजूद गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड ने हवा के बीच में एक चमकदार चाप बनाया। तलवार की परछाइयों की शॉकवेव एक अर्धवृत्ताकार चाप में नीचे की तरफ फैली और पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। छप, जैसे ही तलवार चमकी, नगर की दीवार पर मौजूद हर कोई सदमे में आ गया। उन्होंने देखा कि जानवरों की एक बड़ी लहर शॉकवेव की वजह से घायल हो गई और उनका खून तीरों की तरह बाहर निकलने लगा। उनमें से कुछ लड़खड़ाए और कई बार जमीन पर गिर पड़े। कुछ पीछे की तरफ लड़खड़ाए और गिर गए। कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन बीच रास्ते में ही जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। विक्रम की तलवार का प्रहार इतना शक्तिशाली था कि ऐसा लग रहा था मानो ये स्वर्ग और पृथ्वी को चीर देगा, और इसके मारने के इरादे ने पूरी दुनिया को भर दिया था। इस एक तलवार के प्रहार ने एक बड़े इलाके को साफ कर दिया था। दिखावे से ऐसा लग रहा था कि कम से कम आधे जानवर मारे जा चुके थे। जैसा कि युवराज विक्रम से उम्मीद की जाती है, जो एक ही बार में दुनिया बदल सकते हैं। विक्रम हवा में ऊंचाई पर खड़ा था। उसकी ठंडी गहरी आंखें किसी जमे हुए तालाब की तरह नीचे मौजूद जादुई जानवरों को घूर रही थीं, मानो वह किसी मरे हुए जानवर को देख रहा हो। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसकी तलवार आसमान की तरफ इशारा कर रही थी, किसी सर्वोच्च राजा की तरह। हे भगवान, युवराज वह बहुत ही कमाल के हैं। केवल एक तलवार के प्रहार से उन्होंने ज्यादातर जादुई जानवरों को मार गिराया। क्या वह सच में इंसान हैं? क्या वह किसी भगवान के अंश हैं? इन जादुई जानवरों ने हमें कई बार खतरे में डाल दिया था, लेकिन युवराज विक्रम के सामने वे उन चींटियों की तरह हैं जो कुचले जाने का इंतजार कर रही हैं। इंसानों के बीच इतना बड़ा फर्क कैसे हो सकता है? अपार शक्ति, सर्वोच्च अधिकार, असाधारण प्रतिभा और असीमित क्षमता के साथ दुनिया की कौन सी औरत ऐसे युवराज के लायक हो सकती है? जनरल वो बार बार यही कह रहे थे। विक्रम की गहरी आंखें तेज और चुभने वाली, खतरनाक और खौफनाक थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसके निशाने पर आने का मतलब है आपका लाश में बदल जाना। एक तरफ खड़ी यान यान उस सर्वोच्च शक्तिशाली आकृति को देख रही थी जो मॉन्स्टर टाइड के ऊपर से दुनिया को नीची नजरों से देख रही थी। उसकी आंखें चमक उठीं, उसके कान लाल हो गए और वह खुद से बुदबुदाने लगी, युवराज विक्रम, युवराज विक्रम, युवराज विक्रम। अग्नि ने विक्रम की तरफ देखा, उसकी बाहें हल्की सी सिकुड़ गईं। विक्रम वाकई ताकतवर है। उसकी मौजूदा ताकत, अगर उसका फीनिक्स ट्रू ब्लड उस वक्त नष्ट न हुआ होता तो क्या विक्रम की उम्र में पहुंचने पर उसके पास भी ऐसी ताकत होती? ये सोचकर अग्नि ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके आगे बढ़ने की रफ्तार अभी भी बहुत धीमी थी। ओह, जादुई जानवरों का झुंड, जो शुरू में नगर की दीवारों को तोड़ने और स्पिरिट गैदरिंग टॉवर को नष्ट करने के लिए बहुत आक्रामक था, विक्रम की तलवार से इतना डर गया था कि वे कांपने लगे और हर दिशा में भागते हुए दहाड़ने लगे। केवल एक प्रहार, विक्रम ने केवल एक चाल में आधे जादुई जानवरों को मार डाला, जबकि बाकी आधे तितर बितर हो गए और दहाड़ते हुए भाग निकले। जब विक्रम ने जादुई जानवरों को भागते हुए देखा तो उसकी गहरी आंखों में एक ठंडक छा गई। अगर जानवर बिखर जाते हैं और ग्रामीणों पर हमला करते हैं तो इसके बेहद गंभीर परिणाम होंगे। तभी विक्रम की खौफनाक तलवार का इरादा आसमान में छा गया और उसने हवा के बीच में एक विशाल बाज का रूप ले लिया। उसके पंख पहाड़ों को ढक सकते थे और उसका विशाल आकार पूरे आसमान पर छा गया था। उड़ने वाले जादुई जानवर वानपिंग टाउन के ऊपर मंडरा रहे थे और विक्रम के तलवार के इरादे से बना बाज उनके भी ऊपर था। उस मायावी बाज ने अचानक अपना मुंह खोला और जोर से सांस खींची।
गड़गड़ाहट। हवा के बीच मौजूद उस बाज का खुला मुंह एक अजीब भंवर जैसा लग रहा था, जो आसपास के किसी भी जादुई जानवर को अपनी ओर खींच रहा था और फिर गोलाकार रूप में बाहर की तरफ फैल रहा था। विक्रम नगर की दीवार के ऊपर खड़ा था, उसकी नज़रें दृढ़ और ठंडी, गहरी और तेज थीं। वह उस मायावी बाज को घूर रहा था जिसने नीचे मौजूद जादुई जानवरों को निगल लिया था। नगर की दीवारों के नीचे सब कुछ खाली था। ऐसा लग रहा था मानो जानवरों का झुंड कभी आया ही ना हो। ये तो बस सांसें रोक देने वाला था। यान यान ने विक्रम की तरफ देखा, जो 3 मीटर की दूरी पर था। वह खामोशी से एक कदम आगे बढ़ी, फिर एक और फिर एक और। अंततः वह विक्रम से 1 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। बस उसी 1 मीटर की दूरी पर यान यान का दिल उत्साह से उसके गले में धड़क रहा था। वह अपनी पूरी जिंदगी में युवराज के इतने करीब कभी नहीं आई थी। विक्रम की प्रभावशाली आकृति को देखते हुए यान यान ने अपनी मुट्ठियां भींची और फिर उन्हें ढीला किया। ऐसा उसने कई बार किया। वह नर्वस थी और घबराहट में सोच रही थी कि क्या उसे विक्रम के साथ बातचीत शुरू करने का मौका लेना चाहिए, लेकिन वह बहुत शर्मीली थी। जैसे ही यान यान के मन की बातें बाहर आने वाली थीं, तभी कुछ ही दूरी से घोड़ों की टापों और हैरानी भरी आवाजें आने लगीं। रुकिए, क्या यहाँ मॉन्स्टर टाइप जानवरों का झुंड नहीं होनी चाहिए थी? जानवर कहाँ हैं? समर और हुआन ये देर से पहुंचे थे और उस जगह को खाली देखकर उन्होंने थोड़ी नाराजगी के साथ विक्रम की तरफ देखा। भाई विक्रम, आपने कुछ जादुई जानवर क्यों नहीं छोड़े ताकि हम दोनों को भी अपनी ताकत आजमाने का मौका मिल सके? समर की बात पूरी ही हुई थी कि छप आसमान में उस मायावी बाज की चोंच से जादुई जानवरों की हड्डियों की नदियां बहने लगीं, जो बारिश की तरह नीचे गिरने लगीं। ओह ओह! समर और हुआन ये जल्दी से दीवार के ऊपर कूद गए। यान यान ने समर को विक्रम से बात करते हुए देखा और उसके अंदर ईर्ष्या और उत्साह की लहर दौड़ गई। वह विक्रम के करीब नहीं जा सकती थी, लेकिन वह समर को जानती थी। न केवल वह उसे जानती थी, बल्कि वह उसके मामा का बेटा यानी उसका चचेरा भाई भी था। दूसरे चचेरे भाई, यान यान की आवाज़ एक जानबूझकर मीठे और नखरे वाले लहजे में गूंज उठी। समर ने अपना सिर घुमाया और तुरंत हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यान यान के चेहरे पर एक कोमल, उज्ज्वल मुस्कान आ गई। वह मुस्कुराई और समर के पास गई, उसकी बाँह पकड़ते हुए नखरे से बोली, दूसरे चचेरे भाई, मैं और मेरी माँ राजधानी लौटने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप भी राजधानी वापस जा रहे हैं? हम एक साथ क्यों नहीं चलते? यान यान का दिल उत्साह से जोरों से धड़कने लगा। अगर वे एक साथ राजधानी लौटते तो क्या वह हर दिन युवराज के साथ समय नहीं बिता पाएगी? क्या उसे उनके इतने करीब होने का फ़ायदा नहीं मिलेगा? हे भगवान! ये सोचकर यान यान को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस होने लगा। समर ने अनजाने में ही यान यान का हाथ अपनी बाँह से निकाल दिया। उसकी घनी तलवार जैसी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है? हाँ, यान यान ने उलझन में समर की तरफ देखा। समर ने झुंझलाहट के साथ कहा, तुम्हारी आवाज़ आमतौर पर बहुत साफ और तेज होती है, इस बनावटी और नखरे वाली आवाज़ जैसी बिल्कुल भी नहीं। इस तरह की तीखी और बनावटी आवाज़ तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करती। इसे अभी इसी वक्त पहले जैसा कर लो। यान यान को ऐसा लगा मानो उस पर बिजली गिर गई हो। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। अगर वह कर पाती तो वह अपने दूसरे चचेरे भाई का गला घोंट देती। वह उसका काम ऐसे कैसे बिगाड़ सकता था? वह युवराज के सामने खुद को सबसे बेहतर रूप में पेश करना चाहती थी। क्या उसे ऐसा करने का हक नहीं था?